चलो, तो भैया एसी वाला बंद कर देना, ये वाला एसी बंद कर दो, थोड़ी चाय का इंतजाम कर दो। चाय लेंगे आप थोड़ी थोड़ी? हाँ, देखो मेरी बात सुनो, मैं कभी भी पूछूं चाय लेंगे, आपने बोला नो सर थैंक्स, आप लीजिए। देखो अच्छे घर के बच्चे ऐसे बोलते हैं, है ना? हाँ, आप अच्छे घर के बच्चे हो, ये बात नहीं। वी आर फैमिली, ऑफ कोर्स वी आर फैमिली, बट फैमिली थोड़ी फॉर्मल वाली फैमिली है ना। अगर फैमिली है तो फिर तो आप मुझे ये बोलोगे ओ बस यार आज और मत पढ़ाओ यार, चलो आज छोड़ दो यार। ये इतना भी फैमिली नहीं चलेगा ना यहाँ पे। हाँ जी, चलो तो आज की क्लास में शुरू करना है। लास्ट क्लास में चैप्टर 3 कह रहा हूँ, सॉरी 1 चल रहा था, ठीक है। 1 में हम लोगों ने, आइए आज थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, फिर आगे चैप्टर को प्रोसीड करते हैं। बेटा ऑडिट, कुछ सवाल पूछ सकता हूं आप लोगों से कल की क्लास पे बेस्ड, या 2 क्लासेस जो अब तक ऑडिट की हुई है उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूं बुक से ही? माइक है भैया? माइक का इंतजाम करो, थोड़ी बातचीत करते हैं बच्चों से, देखते हैं कि कितना समझ आता है। डरो मत, क्वेश्चन क्लास पे होंगे बेस्ड, वो फॉर्मल क्वेश्चंस नहीं है। स्टार्ट भैया, दो माइक दो, अपनी मर्जी से दो, वही फाउंडेशन वाला रूल है आपके यहाँ पे। हाँ दे दिया। हेलो बेटा, हेलो। यस सर। बच्चे मेरा डाउट है कि व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड कि ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, व्हाई डू वी से इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन? सो डैट सर कोई फेवर ना करे अपने, कोई अगर इन रिलेशन लगे ऑडिट, सो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन इसलिए कि कोई फेवर ना करे एंड ओके, इन्होंने बोला ताकि कोई किसी का फेवर ना ले। ओके थैंक यू भैया, देना माइक किसी और को। हाँ जी, ये ओपिनियन, प्लीज आवाज नहीं। हेलो बेटा, ये ओपिनियन का मतलब क्या है? ऑडिटर ओपिनियन एक्सप्रेस करता है, ओपिनियन सर वो अपनी मन की गल दसदा है। पंजाबी में सर वो अपनी मन की बात बताता है। हाँ, जो वो अपने उसने मन- एग्जामिन किया अपने ऑडिट एविडेंसेस से, हाँ। वो अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि मुझे क्या क्या ऑडिट एविडेंसेस मिले, कैसी कंपनी है और उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपने बोला वो अपने मन की बात बताता है। ओके, ओपिनियन का मतलब ऑडिटर के जो मन में है वो बताता है। रिलेटिंग टू फाइनेंशियल ऑफ कोर्स स्टेटमेंट्स। रिलेटेड टू, ये जो ओपिनियन फॉर्म होता है, ये ओपिनियन फॉर्म इन्होंने बिल्कुल ठीक बोला, इसके लिए वो कुछ एविडेंस चेक करता है, कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है। एविडेंस और प्रोसीजर को के बेसिस पे वो अपना एक ओपिनियन को क्या मैं हिंदी में बोल सकता हूँ, राय, वो अपनी एक राय फॉर्म करता है। देना भैया माइक किसी और को। बच्चे डेफिनेशन कहती है किसी भी लीगल फॉर्म और किसी भी साइज के एंटिटी का ऑडिट हो सकता है। डू यू एग्री विद दिस थिंग? डेफिनेशन कहती है किसी भी लीगल साइज, लीगल फॉर्म और किसी भी साइज की एंटिटी का ऑडिट हो सकता है। हाँ सर। छोटी एंटिटीज जिनका बेचारों का टर्नओवर बहुत थोड़ा सा है, उनके लिए ऑडिट कराना कुछ सेंस नहीं लगता। आप क्या कहते हैं? नहीं सर, साइज चाहे छोटा हो बड़ा हो सबको कंपनीज को करवाना जरूरी। भाई साइज चाहे छोटा हो चाहे साइज बड़ा हो, गलती तो कहीं भी हो सकती है। तो डेफिनेशन कहती है ऑडिट हर एंटिटी का हो सकता है। थैंक यू बच्चे। मेरा सवाल और दीजिए माइक। यस बच्चे, मैनेजमेंट और ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या फर्क है? सर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहती है कि वो ऑडिटर से कुछ ना कुछ भी चीज़ छुपाए ना। नहीं, यहां पे वो नहीं है। हेडिंग पढ़ो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपने जो बोला वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट की कि ऑडिटर से कोई चीज छुपानी नहीं है। लेकिन यहां पे 1.3 में हम मैनेजमेंट की, चलो मैं ऐसे पूछता हूं क्वेश्चन, मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो अपनी तरफ से पहले से ही करेक्ट इन्फॉर्मेशन बनाए ताकि ऑडिटर को ज़्यादा दिक्कत ना हो उसको चेक करने में। ठीक है, अब अभी ये थोड़ा एक लेवल आगे हो गया। यहाँ पे तो मैनेजमेंट की सिर्फ इतनी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर और प्रेजेंट करना। अच्छा, फिर ऑडिटर की क्या जिम्मेवारी है इसी टॉपिक में? सर ऑडिटर की जिम्मेदारी ये है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ढंग से समझ के उसके अंदर ढंग से गलतियाँ निकाल पाए और मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर दे कि ये वाली गलतियाँ। और आपकी बात से मैं आपसे, आपके आंसर से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, डरना मत, आंसर आता हो तो बताना। इन्होंने एक बात बोली, ऑडिटर को गलतियां निकालनी है,
मेरा क्वेश्चन, यानी ऑडिट इज टोटली फाइंडिंग दी गलतियां? माय क्वेश्चन इज, ऑडिट इज टोटली फाइंडिंग दी गलतियां इन ऑडिट? कोर्ट में एक केस गया, वहां जज ने बड़ी अच्छी लाइन बोली, बोला ऑडिटर इज अ वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हाउंड। किताब में ये लाइन मिलती है लिखी हुई। इस लाइन का मतलब है ऑडिटर गलती मिलेंगी, वॉच डॉग क्या करते हैं, वॉच डॉग सिर्फ देखते हैं, ब्लड हाउंड की तरह हर चीज पे शोर नहीं मचाना। गलतियां आपको मिलेंगी ड्यूरिंग द कोर्स। कल की क्लास में जब आप बैठे थे मैंने एक बात बोली थी, गलतियों को इकट्ठा किया जाता है, एक्यूमुलेट किया जाता है। ऐसे 450 में बोलूंगा, गलतियों को इकट्ठा किया जाता है। क्लियर? अब आपसे मेरे क्वेश्चन है, अगर मान लो गलती नहीं है, एक मिनट के लिए मान लो कोई गलती नहीं है, अमाउंट की कोई गलती नहीं है, बट प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है, तो यहां से मैं एक बात जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं कि गलती जो मैथ्स अकाउंट्स पढ़ती हैं, हम सिर्फ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी देखने नहीं आते ऑडिट में। आई रिपीट माय वर्ड्स, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी देखने का काम ऑडिटर का सिर्फ नहीं होता। अगर अर्थमेटिकल एक्यूरेसी देखने का काम ऑडिटर का होता, थैंक यू मैम, हाँ जी, हाँ मेरा डाउट, अगर अर्थमेटिकल एक्यूरेसी देखने का काम केवल ऑडिटर का होता तो फिर यहां पे किताब में वर्ड होता ट्रू एंड करेक्ट व्यू, ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं होता। ठीक है बच्चे, मेरा गलतियां ढूंढनी है, मिल रही है, इकट्ठे करते रहो, और अगर वो ज्यादा हैं, मटीरियल एक वर्ड यूज किया था मैंने कल की क्लास में, अगर वो मटीरियल गलतियां हैं तो फिर ये बात रिपोर्ट में मेंशन करनी पड़ेगी, और अगर छोटी मोटी है तो इग्नोर कर दो। अपन ने लॉ पढ़ा है, लॉ में एक सेक्शन था 143 के अंदर एक रूल पढ़ाया गया लॉ में कि अगर फ्रॉड 1 CR या उससे ज्यादा का मिला ऑडिट करते समय, वहां पे भी 1 CR पे वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंस है, यानी 1 CR से छोटे फ्रॉड को नहीं देख रहे वहां लॉ की क्लास में। क्या बोलती है, अगर ऑडिटर को ऑडिट करते समय इंडिविजुअली कोई फ्रॉड मिला जो 1 CR या उससे ज्यादा का है, तो ये बात सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ दिनों में बतानी होती है। कम्युनिकेट करने का तरीका बता, मेरे को भी पता है, हाँ हाँ मेरा डाउट कुछ फॉर्मेलिटी के हिसाब से। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, वहां पे भी मटीरियलिटी का ध्यान दिया गया। हर फ्रॉड सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं बताना, जो फ्रॉड 1 करोड़ या उससे ज्यादा का है वो बताना। ऐसी अपनी रिपोर्ट में हर फ्रॉड के बारे में मेंशन नहीं किया जाता। ये बात हुई थी, जो भी अकाउंट्स बने हैं वो एंट्री के बेसिस पे बने हैं, हर एंट्री का बेसिस पे एक एविडेंस है, कोई एंट्री ओमिट तो नहीं हो गई। हाँ जी, सारी इंफॉर्मेशन क्लियर और अनएम्बिगुअस है। बेटा व्हाट वाज अनएम्बिगुअस गर्ल? नॉन कंफ्यूजिंग। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ठीक से क्लासिफाइड, डिस्क्राइब्ड और डिस्क्लोज्ड है एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक ट्रू एंड फेयर। यहां पे केवल पिक्चर लिखा है, आगे के ऑडिट में आपको यहां वर्ड मिलेगा व्यू, बाकी पूरी किताब में आपको ये वर्ड मिलेगा। क्लियर है? ऑडिटर अश्योरेंस देता है, आई रिपीट माय वर्ड्स, ऑडिटर क्या देता है? अश्योरेंस देता है। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट, ये ऑलमोस्ट का मतलब रीजनेबल अश्योरेंस देता है या एब्सोल्यूट अश्योरेंस देता है? रीजनेबल देता है। क्या ऑडिट का सब सब्जेक्ट्स के साथ कोई रिलेशन है? फॉर एग्जाम्पल, ऑडिटर को क्या अकाउंट्स की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए? ऑडिटर को लॉ अच्छे से आना चाहिए, जितने भी लॉस क्लाइंट पे एप्लीकेबल है। ऑडिटर को लोगों से बात करना आना चाहिए, इंक्वायरीज। अब कई बच्चे मुझसे पूछते हैं सर बिहेवियरल साइंस का मतलब क्या है, ह्यूमन बिहेवियर का क्या मतलब है? बिहेवियरल साइंस का मतलब लोगों से बात करना आना चाहिए। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, कई लोगों का नेचर शाय नेचर के लोग होते हैं, से यस और नो? अगर ऑडिटर का शाय नेचर होगा तो वो बाकी लोगों से सवाल क्या करेगा? मैं हर ऑडिटर से ये एक्सपेक्ट करता हूं कि बात करना आना चाहिए लोगों से। आप शाय नेचर के हो, वो पर्सनल लाइफ में आप शाय रहो, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में लोगों से अलग अलग, छोटे लेवल के आदमी से भी बात करनी पड़ेगी, बड़े लेवल के आदमी से भी बात करनी पड़ेगी। आपको बात करना आना चाहिए, लोगों से इंफॉर्मेशन निकलवाना आना चाहिए। नेक्स्ट सवाल, हमने बोला ऑडिटर को सैम्पलिंग पता होनी चाहिए, मतलब स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। एक स्टैंडर्ड पढ़ाऊंगा 530, जहां पे सैम्पलिंग करना सिखाऊंगा। ऑडिटर को इकोनॉमिक्स पता होनी चाहिए। अब इकोनॉमिक्स का मैं नहीं कह रहा कि डायग्राम बनाने पड़ेंगे, डिमांड का, सप्लाई का, वो नहीं मैं बोल रहा, जनरल इकोनॉमिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल, ऑडिटर को फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, हाँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अच्छी नॉलेज चाहिए। रिपीट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अच्छी नॉलेज चाहिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कंसेप्ट है, देखो फंड फ्लो आपका एक चैप्टर है एफएम की क्लास में, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एक चैप्टर है, रेशियो चैप्टर है, शायद सर ने रेशियो शुरू किया होगा। ये सब चैप्टर्स है, ऑडिटर को इन सब चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा, ईडीपी ऑडिटिंग, व्हाट वाज ईडीपी ऑडिटिंग?
कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की आजकल देखो, मैं एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। मैं ऑडिटर को ये नहीं बोल रहा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करो, आई एम नॉट सेइंग कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करो, बट हाँ, आज जो ऑडिट में लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आ गए हैं, क्या सॉफ्टवेयर अपडेट होते जा रहे हैं नए नए, क्या ऑडिटर को नए सॉफ्टवेयर्स के बारे में पता होना चाहिए? ऑडिट में बहुत वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर है, बड़े बड़े जो सीए फर्म्स होते हैं ना, इनके पास बहुत महंगे महंगे ऑडिट सॉफ्टवेयर है जो ऑडिटर का काम बहुत ईजी कर देते हैं। अब बैंकों का ऑडिट है, आपको शायद पता होगा, बैंकों का ऑडिट आम ऑडिटर को नहीं मिलता। मतलब इफ यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट यू नॉट गेट बैंक ऑडिट। बैंक ऑडिट करने के लिए सीए की डिग्री के बाद ना अपन को एक डिप्लोमा एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, शायद नाम किसी ने सुना हो, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, ISA बोलते हैं या कुछ इस तरह का वर्ड है, नाम बदल गया, बहुत साल हो गए मेरे को बताते पड़े हुए। ISA नाम है, होता था इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, सीसा बोलते हैं या इसको, सीसा, हाँ, कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। ये सीए बनने के बाद की डिप्लोमा है, मतलब आपको इंस्टीट्यूट से ही करना पड़ेगा ये इसमें आपको IT ही सिखाई जाएगी कि बैंक, क्योंकि बैंक तो मैनुअल कोई काम कर ही नहीं रहे, बैंक तो सारा काम IT बेसिस पे। अब ओरेकल नाम का सॉफ्टवेयर यूज होता है, फिनाकल यूज होता है, बड़े अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर से जो बैंक यूज कर रही है, कमांड कैसे देनी है, ये सब कुछ आपको इसमें ट्रेंड किया जाता है। अगर किसी सीए के पास सीसा है, सीसा का डिप्लोमा या डिग्री है, तभी वो बैंक ऑडिट के लिए एलिजिबल है, तभी वो बैंक ऑडिट कर सकता है। अगर आप किसी सीए फर्म में जा रहे हो और आपके सीए फर्म के पास बैंक ऑडिट है, तो पक्की बात है उस सीए फर्म में कोई ऐसा पार्टनर होगा जिसके पास सीसा का ही है। सीसा एग्जैक्ट वर्ड है आज, या कुछ वर्ड चेंज हुआ है, इस तरह का ही कोई वर्ड था। तो ऑडिटर को इसकी IT की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ऑडिटर को प्रोडक्शन यानी कॉस्टिंग की भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव में बात करें तो ऑब्जेक्टिव ऐसे 200 में था। 200 क्या मैं बोल सकता हूँ ऑडिट का पहला स्टैंडर्ड यही है 200? मेरा डाउट, ऑडिट का जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है, पहले खुद अश्योर हो ऑडिटर, पहले क्या लो, एक रीजनेबल, कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बड़ी बड़ी मिसस्टेटमेंट्स तो नहीं है, बड़ी मिसस्टेटमेंट फ्रॉड भी हो सकती है, और क्योंकि आप जब खुद अश्योर हो जाओगे ना, तभी तो आप क्या फॉर्म कर पाओगे, एक ओपिनियन जब फॉर्म कर लोगे माइंड में, तो उसको एक रिपोर्ट के रूप में लिख के अपनी फाइंडिंग जो भी आपको वहां मिला वो लिख के पेपर पे आप मैनेजमेंट को दे देना। स्कोप अभी हमने नहीं करा, क्या मैं ठीक बोल रहा हूं? सर स्कोप क्यों नहीं उठा रहे, मैं अब आपको रीजन बताता हूं। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे हैं जो आगे के चैप्टर में आने हैं, तो मैं अभी ऊपर से क्यों बढ़ाऊं, मैं तो डिटेल में जाऊंगा अगले चैप्टर्स में। जब मैं अगले चैप्टर्स में ये टॉपिक करा दूंगा ना सारे, तो स्कोप आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अभी थोड़ा लेवल इसका हाई है। व्हाट आर इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट? किसी को याद है नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या प्रॉब्लम है बेटा? सब्जेक्टिविटी का बड़ा खतरा है यहाँ पे। स्टैंडर्ड सबके लिए सेम लिखा है, लेकिन कई बार कोई सीए उसको गलत अडॉप्ट कर लेता है, गलत तरीके से अडॉप्ट कर लेता है, डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी है। अब सीमेंट इंडस्ट्री में सीए ने गलत अडॉप्ट कर लिया, या लेटर से केमिकल इंडस्ट्री के सीए ने गलत अडॉप्ट कर लिया। हर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ये थोड़ी ना सोच के लिखा गया कि केमिकल के लिए लिख रहे हैं, या सीमेंट इंडस्ट्री के लिए लिख रहे हैं, या पेट्रोलियम इंडस्ट्री के लिए लिख रहे हैं, या बैंकिंग कंपनी के लिए लिख रहे हैं। स्टैंडर्ड तो कॉमन है सबके लिए। अब सबको अपने बिजनेस के हिसाब से उसे मॉडिफाई करना है, ये क्या बोल दिया, उसे अपने बिजनेस के हिसाब से इंटरप्रेट करना है। लॉ में पढ़ा है वर्ड इंटरप्रेट, अपने बिजनेस के हिसाब से उस लैंग्वेज को इंटरप्रेट करना है कि मेरे, मान लो स्टैंडर्ड में लिखा है क्लोजिंग स्टॉक, अब केमिकल वाला कह रहा है मेरे यहाँ पे फिनिश गुड्स तो कुछ होते नहीं है, वो कंफ्यूज हो रहा है कि मैं अपने यहाँ फिनिश गुड्स किस, पढ़ा ना आपने AS2 पढ़ा था ना बचपन में, AS2 में फिनिश गुड्स, वो केमिकल फैक्ट्री कह रही है मेरे यहाँ फिनिश गुड्स, वो जो गैसेस हैं, मैं तो गैसेस कंफ्यूज हो रहा है वो अपने आप में, तो उसको यहाँ इंटरप्रिटेशन आना चाहिए। खुद नहीं आ रहा, किसी दूसरे सीए को पकड़ो, उसको बोलो, आपको वो समझा देगा। तो मेरा डाउट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में प्रॉब्लम है। सेकंड प्रॉब्लम, ऑडिट प्रोसीजर के साथ क्या प्रॉब्लम है? ऑडिट प्रोसीजर बेकार है, ये प्रॉब्लम है? नहीं 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 नहीं, ऑडिट प्रोसीजर बेकार नहीं है। ऑडिट प्रोसीजर तो उसी इंफॉर्मेशन पे लगेंगे ना जो ऑडिटर को मिलेगी, और जो मिलेगी नहीं उस बेचारे पे वो प्रोसीजर कैसे लगाएगा? मेरा डाउट, ऑडिटर के पास प्रैक्टिकल लिमिटेशन है या लीगल लिमिटेशन है? ऑडिटर को दोनों प्रॉब्लम है। प्रैक्टिकल लिमिटेशन मतलब कई बार एविडेंस मिल ही नहीं पाता, और लीगल लिमिटेशन क्या है बच्चों? ही कांट फोर्स द कंपनी के मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए, वो कंपनी को फोर्स नहीं कर सकता कि मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए। अब नॉट इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ऑडिट इन्वेस्टिगेशन नहीं है। व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन? इनडेप्थ चेकिंग करना। ऑडिटर बेचारा प्रैक्टिकली भी प्रॉब्लम में रहता है, लीगली भी दिक्कतें हैं, तो वो इनडेप्थ चेकिंग तो। और नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट वाज टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग?
अगर लेट कर दोगे तो डेटा की वैल्यू कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो टाइम कम है आपके पास, अब टाइम कम है तो ऑडिटर क्या चीजें छोड़ दे? मैं बोलूंगा एक बैलेंस बनाओ, एक प्लानिंग से काम करो कि मेन मेन चीजें तो कवर कर लूं, छोटी मोटी चीजें छूट भी जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट वाज फ्यूचर इवेंट्स? कुछ ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं जो मैनेजमेंट ने आपके साथ शेयर नहीं किए। अब बेटा मान देखो, अब तो हाल फिलहाल में अभी जो फर्स्ट ये जो अटेम्प्ट हुआ है अभी वाला मई 24 वाला, हाँ मई 24 ही हुआ है ना अभी, इसमें तो देखो इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आया, इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन पुराने अटेम्प्ट्स की अगर मैं बात करूं, कई बार ये सीधा क्वेश्चन आ जाता था, व्हाट आर द इनहेरेंट लिमिटेशन। मैंने ऐसा क्वेश्चन तो नहीं देखा, ऐसे आता था क्वेश्चन मैंने जो देखा है। हाँ जी, ऑडिटर कांट ऑब्टेन एब्सोल्यूट अश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम, व्हाट आर द रीजंस? What are the reasons why auditor can't obtain absolute assurance? घुमा के आएगा ना थोड़ा सा तो क्वेश्चन, है ना। अब मेरा सवाल, मान लो ये क्वेश्चन 6 या 7 नंबर में आ जाए इस बार, अगर आ जाता है। अब प्रॉब्लम क्या है बच्चों आपके साथ, आप ही बता दो मेरे को प्रॉब्लम क्या है। आप क्या करोगे, इसको इकोनॉमिक्स की तरह पढ़ोगे, बीएसटी की तरह पढ़ोगे, हेडिंग लर्न कर लोगे सारी। 5 है ना लिमिटेशन, 5 है ना लिमिटेशन, पांचों हेडिंग लर्न कर लेते हैं। हाँ, पांचों हेडिंग लर्न कर लेते हैं और बाकी हेडिंग पता है, समझ तो लिया है, बना के लिख लेंगे, फिर नंबर भी बना के ही मिलेंगे आपको, 1 नंबर 2 नंबर 7 में से। मेरा डाउट, ये इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज है, क्या हमें यही लिखनी पड़ेगी? आई रिपीट, ऑडिट के पेपर में बेटा गलती मत करना, नंबर बहुत खराब हो जाएंगे अगर आपने अपनी लैंग्वेज बनाई। क्या मैं बोल सकता हूं मिलावट अलाउड है, लेकिन देखो कीवर्ड मैं बार बार बोलता हूं, कीवर्ड्स उनके लिए, देखो 3 तरह के बच्चे हैं मेरी क्लास में। अब आप देख लो आप कौन सी कैटेगरी में हो, ए बी सी। ए कह रहा सर, ए कैटेगरी का बच्चा, सर मार्क्स चाहिए, जो कहोगे वैसा हो जाएगा। जो तो ए कैटेगरी के बच्चे हैं, बेटा किताब में जो जैसे लिखा है ना, इसको ऐसे ही लर्न करना है। मतलब 5-10% का वेरिएशन चलेगा, बाकी ऐसे ही लर्न करना है। आपके नंबर 75 से 95 के बीच में रहेंगे, मेरी एश्योरेंस है आपको। बी कैटेगरी, सर हम सारे पॉइंट को समझ लेते हैं, इसके कीवर्ड सारे लर्न कर लेते हैं, पॉइंट समझ आ गया, कीवर्ड लर्न है, हम खुद से बना लेंगे। बट बी कैटेगरी के बच्चों, यू शुड हैव अ वेरी गुड इंग्लिश, यू शुड बी एबल टू फॉर्म द सेंटेंस। आई रिपीट, मेरी बात समझ रहे हो? यू शुड बी एबल टू फॉर्म गुड सेंटेंसेस। ये नहीं कि एक ही इंग्लिश चल रही है पूरे पेपर में। अब मेरी बात समझना चाह रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कभी आपने ये बात ऑब्जर्व करी है, एक ही बात, मतलब पॉइंट अलग अलग है, लेकिन इंग्लिश या जो हमारे सेंटेंसेस की फ्रेमिंग है वो सेम। वो तो बेकार है, फिर वो तो मजेदार नहीं लगेगा ना, अच्छा नहीं लगेगा पेपर में। अब लॉ का पेपर है तो उसमें सेक्शन अलग अलग होते हैं, है ना। बट ऑडिट के पेपर में अगर आप कीवर्ड लिख के लर्न कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप इंग्लिश में अच्छे होने चाहिए, आपके पॉइंट्स मॉड्यूल की लैंग्वेज के पॉइंट्स, मॉड्यूल के पॉइंट्स के जैसे हों। मेरी बात समझ रहे हो जो मैं बोलना चाह रहा हूं? अब आगे तीसरी कैटेगरी, सर जी पास करा दो, बस 40-45 दिलवा दो, अपन से तो ज़्यादा अपनी इंग्लिश भी ठीक नहीं है, और किताब तो दूर, मॉड्यूल की लैंग्वेज तो सर समझ ही नहीं आती। ऐसा भी कोई अगर होगा तो बेटा उसको मैं एंड में समरी बुक तो दूंगा मैं आपको, है ना, समरी बुक तो दूंगा, उन्हें बोलूँगा किताब एक बार पढ़ लो, और लर्न कहाँ से कर लो? समरी बुक से। 35 से 50 के बीच में आएंगे, मैं 40 नहीं बोल रहा, 35 से 50। क्या बात क्लियर? मैं कल की बात है, कल पूजा का जिसके 81 आए हैं उसका मैसेज आया हुआ, तो सर प्लीज़ मुझसे बात करो, कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो मैं क्लास के बाद जब जा रहा था मेट्रो में तो मैंने कॉल किया उसको, सॉरी चाय लेंगे आप थोड़ी थोड़ी, क्या बोलना है? थैंक यू। तो पूजा कहती सर, मैंने कहा पूजा अब पहली बार बात हुई है, अभी जब रिजल्ट आया था तब उसका फ़ोन आया था सर 81 आए हैं, बस इतनी बात हुई थी, मैंने कॉन्ग्रेचुलेट किया था। कल जब बात हुई ना उससे, तो मैंने पूछा, मैंने कहा पूजा क्या नाम है, कुछ बताओ कि क्या किया था। कहते सर सारे मुझसे ही पूछ रहे हैं कि क्या किया था, बताओ पूजा 81 कैसे आ गए, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हो, आपने तो पढ़ाया था। मैं कहा नहीं मुझे बताओ तो सही, करा क्या था। कहती सर देखो प्रॉब्लम ये थी, उसने ना ग्रुप 1 ओल्ड कोर्स में दे रखा था, ग्रुप 1 में उसके लॉ में 52-53 थे, मतलब 50-55 के आसपास, 50 या 60 के आसपास थे। अब ग्रुप 2 में थ्योरी पेपर में 80s में चले गए।
तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि लॉ बेकार था उसका या ऑडिट अच्छा था, ऐसा नहीं था। वो कहती सर लॉ पढ़ते समय ना मैं फ्रस्ट्रेट हो गई थी बहुत ज़्यादा कि मुझे आता है, मुझे आता है। जब मैं दोबारा पढ़ने बैठती, मैंने एक बार लर्न कर लिया, जब दोबारा पढ़ रही हूँ तो आता है यार, आता है, ये तो आता है मेरे को, ये भी आता है, ये भी आता है मेरे को, ये भी आता है। पढ़ पढ़ के जैसे बंदा बोर नहीं हो जाता, मैंने फ्रस्ट्रेट बहुत हो गई थी, तो मैंने ना पढ़ना छोड़ दिया था। अब जब एंड में एक बार पढ़ा ना तो मेरी लैंग्वेज से कमांड छूट गई। बट ऑडिट में मैंने ये गलती नहीं करी। ऑडिट में मान लो मैं बोर भी हो रही हूँ, फ्रस्ट्रेट मतलब बोर हो रही हूँ, मैंने पढ़ लिया, मुझे लर्न है किताब, तो मैंने एक दिन के लिए छोड़ दी, 2 दिन छोड़ दी, 2 दिन बाद फिर से उठा के रिवाइज किया। मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे आता है मैं नहीं करूँगी दोबारा, मैं रेगुलर बेसिस पे करती रही। मुझे आज भी याद है पिछले बैच के अंदर कुछ बच्चे ऐसे थे, टपोरी समझते हो ना, सर समरी से पढ़ाओ, समरी से पढ़ाओ। ये किताब अभी जैसे ये चैप्टर बहुत इजी है, आगे के चैप्टर बहुत लैंग्वेज हार्ड हो जाएगी, सर समरी से पढ़ाओ। मैंने पढ़ा दिया, चलो मैं समरी से पढ़ा देता हूँ, किताब से नहीं पढ़ाता, समरी से पढ़ाया। मुझे ध्यान है उन बच्चों ने मेरे को बोलना सर समरी बुक जल्दी से प्रोवाइड करो। मैं बात कर रहा, अब मेरी बात ज़्यादातर बैच के दौरान भी 2-3 बच्चों से होती है ना, जैसे तो उसमें पूजा से बात हुआ करती थी ड्यूरिंग बैच ऑल्सो। मैं पूजा से पूछ रहा हूँ, मैं पूजा यार ये बच्चे शोर मचा रहे हैं, समरी बुक नहीं दे रहे, समरी बुक नहीं दे रहे। कहती सर ज़रूरत भी नहीं है, समरी से ना टॉपिक समझ आ जाता है। अब जब समझ आ गया तो किताब से पढ़ लो, बात तो एक ही है, समरी से सिर्फ टॉपिक। मतलब मुझे आज भी याद है कुछ टॉपिक मैंने पूजा को इंटेंशनली बोला, मैंने कहा पूजा ये टॉपिक बहुत बड़ा है किताब में, बेटा इसको समरी से कर ले। पूजा मुझे जवाब ये देती थी, नहीं सर हो गया मेरा, या मैं कर लूँगी किताब से। मुझे वो आदत ही नहीं डालनी समरी वाली, मुझे वो चीज़, मुझे किताब पे ही स्टिक रहना है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं यूट्यूबर्स को देख रहा हूँ, टीचर्स तो रह ही नहीं गए आजकल, टीचरों ने तो रिटायरमेंट ले ली है। मैंने छोड़ दिया था पढ़ाना। अब मेरा रिजल्ट, मेरा ये वैभव सर के साथ मेरा पुरानी दोस्ती है, वैभव सर ने बुलाया कि सर आओ यार पढ़ाओ। मैंने 2007 से पढ़ाना, 8 से पढ़ाना शुरू किया, कोरोना में छोड़ दिया कि बस अब मेरे को पढ़ाना नहीं है। क्योंकि पता है क्या प्रॉब्लम है, आजकल पढ़ाने वाले कौन है? यूट्यूबर्स। जो टीचर्स थे मेरे बराबर के जो टीचर्स थे या मेरे सीनियर जो थे, उन सब ने छोड़ दिया पढ़ाना। प्रॉब्लम क्या है, वो लोग ये कहते हैं कि यार बच्चे जो है ना वो आजकल शॉर्टकट पे विश्वास रखते हैं, कुछ ईजी सा मिल जाए, कुछ समराइज फॉर्म में मिल जाए। मेन चीज़ है ना, अब आप बिलीव करोगे, मैं गूगल पे देखता हूँ, यूट्यूब पे देखता हूँ, लॉ का मैराथन चल रहा है। मैं टीचर है, मेरे को मैं बोल देता हूँ, नाम सुना होगा आपने प्रवीण शर्मा सर का। मतलब किसी टाइम के बड़े अच्छे टीचर थे, उन्होंने ना अभी वीडियो में एक लाइन बोली, अगर आपने देखी, उनकी हाल फिलहाल में वीडियो आई है, कहते हैं मैराथन तो ले डूबेंगे मत देख लेना। मतलब मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ उनकी बात, ये आप देखना, उन्होंने यूट्यूब पे बोला है। कहते हैं बच्चा पेपर दे के आता है अकाउंट्स का, लॉ का मैराथन लगा के बैठ जाता है, एक दिन की छुट्टी मिलनी है, उसमें भी बैठ के 12-13 घंटे का मैराथन देख रहा है, तो ये तो फेल होना ही है, फेल तो होना ही है आपने। आप बेटा टीचर पुराने टाइम में, अब मैं आपको 9-10 की बात बताता हूँ, 2009-10 में, तब भी तो मेरे पास एक बच्चा था 2010 में, शैलेंद्र पांडे, 88 आए थे उसके ऑडिट में। पूजा के तो फिर भी 81 आए, उसके 88 थे। उस टाइम पे बताऊं मुझे 9-10 में कोई यूट्यूब पे रिविजन्स होती थी? सिर्फ क्लास होनी है, क्लास खत्म, बच्चे अपने घर पे, हम अपने घर पे, कोई रिवीजन भी नहीं कराते थे हम लोग। बच्चों को जितनी ज्यादा फैसिलिटीज अब मिलती जा रही है, उतना रिजल्ट खराब होता जा रहा है। बच्चों के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, बच्चों को पता है मुझे किताब ही पढ़नी है, तो ऑटोमेटिकली मार्क्स आएंगे। आपको चीजें ईजी होकर मिलती जाएंगी तो वो चीजें आपके लिए कुछ देर के लिए तो बड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ यार बड़ा अच्छे समरी है, बहुत अच्छी, मजा आ गया पढ़ के। लेकिन वो अल्टीमेटली ना, हो सकता है इंटरमीडिएट आप तुक्के से पास हो जाए, मैं झूठ नहीं बोल रहा, फाइनल में भी आप समरी से पढ़ लो, शॉर्टकट से पढ़ लो, हो सकता है आप बढ़िया से अब फाइनल में भी सीए बन जाओ। लेकिन अच्छा, मैं पूजा की बात कर रहा था ना, पूजा ने कल एक बात बोली, कहती सर इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। मेरे को जीटी ग्रैंड थॉर्टन से मेरे को ईमेल आई है, उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। कहती सर रिजल्ट आने से पहले ना मैंने ना कुछ मीडियोकर फॉर्म्स में अप्लाई किया था। मैंने कहा अच्छा फिर क्या हुआ? कहती सर क्या बात है, उन्होंने ना आपसे ना पूछते हैं कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए। मैंने आपको शायद बताइए ये बात, स्टैट्यूटरी ऑडिट पढ़ाया था कल, स्टार्ट ऑडिट जैसे बोलते हैं। कहती सर वो कहते हैं स्टार्ट ऑडिट चाहिए, टैक्स ऑडिट चाहिए, कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए? तो कहती सर मैंने ना एक्चुअली ना रियल लाइफ में वैल्यू भी सबसे ज़्यादा स्टार्ट ऑडिट की है। मेन तो स्टार्ट ऑडिट ही होते हैं एंटिटीज़ के, टैक्स ऑडिट तो एक पोर्शन है छोटा सा, लेकिन मेन तो स्टार्ट वर्ड समझ गए ना, स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात कर रहा हूँ मैं। कहती सर मैंने बोल दिया स्टार्ट ऑडिट। कहती सर वो एचआर ने तो मेरा बैंड बजा दिया। कहती स्टार्ट ऑडिट, चलो कुछ सवाल पूछूं?
कहती सर वो मेरे सामने सिचुएशन ला रही कि ना एक ऑडिट हो रहा था, उसमें ना ऑडिटर को ना पकड़ लिया गया, ऑडिटर ने लिख दिया पॉजिटिव रिपोर्ट इशू कर दी, अब ना पॉजिटिव रिपोर्ट दे रही डिपार्टमेंट से, उसको नोटिस आ गया, बुला लिया गया, ऑडिटर कैसे अपने आप को बचाएगा। कहती दे वर टेस्टिंग माई स्टैंडर्ड्स, वो मेरे स्टैंडर्ड्स को टेस्ट कर रहे थे, वो मेरे को स्टैंडर्ड्स में से ना सिचुएशन बना के दे रहे थे, वो सिचुएशन जो हमने स्टैंडर्ड्स में पढ़ी है। कहती जो बच्चे सर ऑडिट सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो बेशक पास हो जाएंगे, लेकिन फंसेंगे कहाँ पे जाके, वो इंटर्नशिप में, जब उनके सामने ऑडिट में सिचुएशंस आएंगे। अब तो इंस्टीट्यूट ने भी ये बात बोल दी सीए फाइनल के अंदर, आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं, 6 पेपर है, आपको पता होगा, 6 में से 500 पेपर है आपके, जो 6th पेपर है ना वो 5 पेपर की समरी केस स्टडीज है। मतलब अकाउंट्स, कॉस्टिंग, अकाउंट्स, एफएम, ऑडिट, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, 5 को जोड़ के केस स्टडी बनाई गई है। मतलब एक ही केस स्टडी के अंदर ऑडिट भी टेस्ट होगी, आपका अकाउंट्स भी टेस्ट होगा, ये आपका 6th पेपर रहेगा जो आपका सीए फाइनल का 6th पेपर है। यानी इंटीग्रेटेड केस स्टडीज हैं, मतलब उसके अंदर सारे सब्जेक्ट्स की टेस्टिंग हो रही है। तो ऑडिट को सिर्फ मार्क्स लेने के लिए नहीं पढ़ना कि मुझे एग्जाम में पास होना है, जब रियल लाइफ में करने स्टेट्यूटरी ऑडिट है तो ऑडिट के तो स्टैंडर्ड ढंग से सुनने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, और आर्टिकलशिप में भी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब मुझे कहती है सर मेरे को ना 22 तारीख को एक जगह इंटरव्यू देने जाना है, अच्छा फर्म है। मैंने कहा बेटा एक काम करियो, कहती सर बोलो। मैंने कहा जाने से पहले एक बार ऑडिट की किताब उठा ले फटाफट एक बार। और मेरी भी उस्ताद कहती सर वो तो मैंने कब से उठा रखी है, मैं पढ़ रही हूँ, मुझे डर है कि कहीं मैं किसी क्वेश्चन में ब्लैंक ना रह जाऊँ। तो ये तो यूज़ होंगे, आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा। लेट्स कमिंग बैक टू द टॉपिक, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो गया, ये हमने लिमिटेशंस कर लिया। कमिंग टू एंगेजमेंट, नहीं कराया ना मैंने अभी। बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट, कमन फास्ट, हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, किसको सेफगार्ड करता है, एम्प्लॉयज का मोरल चेक हो जाता है। इसका मतलब क्या है, उन्होंने फ्रॉड किए या नहीं किए पता लग जाता है, और उनमें एक डर बैठ जाता है कि कल को कल हम फ्रॉड करेंगे तो पकड़े जाएंगे। नेक्स्ट सवाल, टैक्सेस कैलकुलेट इजीली हो जाता है, बैंक इजीली क्या दे देते हैं बच्चों, लोन, अगर बुक्स ऑडिटेड हो। ऑडिटर क्या ढूंढ के बता देता है, लास्ट पॉइंट नहीं पढ़ाया था मैंने, क्या मैं ठीक बोल रहा हूं। ऑडिट कुछ एंटिटीज के लिए मैंडेटरी और कुछ के लिए कमन फास्ट, हाँ जी, कुछ के लिए मैंडेटरी है, कुछ के लिए कमन फास्ट वॉलेंट्री है। चलिए, हु अपॉइंट्स दी ऑडिटर, कंपनीज के लिए शेयर होल्डर करते हैं, और गवर्नमेंट कंपनीज में। नेक्स्ट सवाल, पार्टनरशिप फर्म में कौन करता है, और कुछ कई केसेस में गवर्नमेंट एंटिटीज भी कर सकते हैं। ऑडिटर अपनी रिपोर्ट किसको देता है, जो अपॉइंट करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, यहां तक हमने कर लिया था, किसी के मन में कोई सवाल नहीं है। बच्चे अब बोर्ड पे देखो, आज की क्लास का पहला वर्ड एंगेजमेंट। सब बच्चे बोर्ड पे देख के बताओ, एंगेजमेंट। यस, मेरा डाउट, क्लास अलर्ट, एंगेजमेंट। अगर मैं मेंट हटा दूं यहां से, ऑडिटर को एंगेज किया जाता है, इन्वॉल्व किया जाता है। ऑडिट, क्या मैं बोल सकता हूं ऑडिट में कौन किसको इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्लाइंट ऑडिटर को इन्वॉल्व कर रहे हैं। ऑडिटर आइए प्लीज हमारा क्या कर दीजिए। क्या मैं बोल सकता हूं ऑडिट में 2 लोग आपस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, कौन कौन, क्लाइंट और ऑडिटर। ऑडिट एक क्या है, आप इसे बोल सकते हैं ऑडिटर, ऑडिट एक सर्विस है, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं ऑडिट एक, बट टेक्निकल भाषा में ऑडिटर को वो लोग एंगेज करते हैं। एंगेज मतलब इन्वॉल्व करते हैं अपने साथ, तो ये क्या बन जाती है, ऑडिट एक क्या माना जाता है, एंगेजमेंट। एंगेजमेंट मतलब ऑडिटर को हायर किया जाता है सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, ऑडिटर आओ ऑडिट करके जाओ। अब एक सवाल आता है मेरे मन में सब बच्चों से, एंगेजमेंट का मतलब किसी को काम के लिए इन्वॉल्व करना, ऑडिटर को बुलाया जाता है क्या करने के लिए, ऑडिट। एंगेजमेंट का ये एक एग्जाम्पल है। कई बार एक सीए को बुलाया जाता है, भाई ऑडिट मत कर, रिव्यू कर दे। कई बार सीए को एंगेज किसके लिए किया जाता है, ऑडिट के लिए नहीं किया जाता, कई बार किसके लिए किया जाता है, रिव्यू में। क्या होता है, रिव्यू में चेकिंग का लेवल कम होता है ऑडिट के मुकाबले। अगर फुल चेकिंग, ऑडिटर ढंग से चेकिंग कर रहा है, पूरा डिटेल में जाके चेकिंग कर रहा है, तो वो ऑडिट है। अगर चेकिंग का लेवल कम रख रहे हैं तो वो क्या माना जाता है बेटा, रिव्यू। ऑडिटर को बुलाया, ऑडिटर ऑडिट कर दे, वो भी एंगेजमेंट है। ऑडिटर भाई ऑडिट मत कर, रिव्यू कर दे, वो भी एक तरह की एंगेजमेंट है। ऑडिटर एक सीए को बुलाया बाजार से, सीए साहब आप हमारा इंटरनल ऑडिट कर दो। इंटरनल ऑडिट भी तो एक प्रकार की एंगेजमेंट, वो भी एक प्रकार की एंगेजमेंट है।
ऑडिटर आप हमारे अकाउंट्स बना दो। एक सीए को बाहर से बुलाया, बोला आप हमारे अकाउंट्स बना दो। ऑडिटर को हायर किया गया अकाउंट्स बना, एक सीए को हायर किया गया अकाउंट्स बनाने के लिए, अकाउंटिंग करवाना है, ये भी तो एक तरह की एंगेजमेंट है। सीए को किसी भी काम के लिए अगर कंपनी हायर कर रही है तो वो माना जाएगा कंपनी ने उसको अपने साथ एंगेज किया। क्लियर है? एंगेजमेंट मींस एन अरेंजमेंट टू डू समथिंग। ऑडिट तो नहीं लिखा ना यहां पे, ऑडिट अरेंजमेंट टू डू समथिंग। क्या समथिंग में ये एग्जांपल बहुत है आपको? क्या बात क्लियर? इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑडिट। अब हम किसके कंटेक्स्ट में बात करेंगे? अब हम ऑडिट के कंटेक्स्ट में बोले, इट मींस अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन under which auditor agreed to provide, it takes shape of engagement letter। क्या जब ऑडिटर को हायर करते हैं ऑडिट करने के लिए तो एक लेटर बनता होगा, लेटर पे सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे जाते होंगे, उस लेटर पे ऑडिटर भी साइन करता होगा और क्लाइंट भी साइन करता होगा। इस लेटर को क्या बोलते हैं? एंगेजमेंट लेटर। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडिंग पढ़ो, एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट। अब एक्सटर्नल ऑडिट क्या है, कोई बताएगा? व्हाट इज एक्सटर्नल ऑडिट? इंटरनल ऑडिट के ऑपोजिट क्या बोलेंगे? जैसे हम कल तक क्या बोल रहे थे, स्टैट्यूटरी ऑडिट, जैसे हम क्या बोलते हैं उसी को बोलते हैं इन एक्सटर्नल ऑडिट। एक्सटर्नल ऑडिट किसके कंटेक्स्ट में बोलते हैं? इंटरनल ऑडिट। और उसके ऑपोजिट जो होता है वो कौन सा होता है? एक्सटर्नल। जो हम कर रहे हैं मेन ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, ये भी क्या है? एक तरह का एक्सटर्नल ऑडिट ही तो है। क्या बात क्लियर? मेरा नेक्स्ट सवाल, बच्चे ऑडिट कराने का क्या पर्पस है? मत पढ़ो, यहां पे आपको आता है, पर ऑडिट का पर्पस क्या है? ऑडिटर क्या करता है? ऑडिटर आके अश्योरेंस देता है जिससे यूजर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। यही बातें यहां लिखी है, रिपीटेटिव है, कुछ भी नया नहीं है, पढ़ के आइए अपने आप। कमन फास्ट, द पर्पस ऑफ एक्सटर्नल, पढ़ के आइए ये लैंग्वेज। हाँ जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल। ऑन मेरा सवाल, पर्पस पढ़ लिया बच्चों ने? मैं बोलूंगा पर्पस क्या लर्न करना। पर्पस तो वही है जो ऑडिट के ऑब्जेक्टिव है, वही यहाँ पे पर्पस है। पर्पस किसका पढ़ रहे हो? पर्पस ऑफ, यानी क्या मैं सिंपल भाषा में बोल सकता हूँ पर्पस ऑफ ऑडिट? ऑडिट का पर्पस है किसकी कॉन्फिडेंस बढ़ाना? यूजर्स का। क्लियर है? बेनिफिट्स हमने पढ़ लिए, हटा दीजिए। अब हम किस पे जा रहे हैं, कोई बताएगा? 1.13 पे। सब बच्चे आज बीच के सारे टॉपिक कंप्लीट हैं। 1.13 क्या कहते हो? आज चैप्टर खत्म कर दें, कल से नया चैप्टर शुरू कर दें? मेरा डाउट, टेस्ट का मैंने बोल दिया, टेस्ट है आपका। टेस्ट का देखो, टेस्ट कराना मैनेजमेंट का काम है। अब ये कब लेते हैं टेस्ट, कहाँ लेते हैं टेस्ट, ये सब कुछ ये लोग डिसाइड करेंगे। मैंने आपको टेस्ट 1 बोल दिया। ये संडे को बुलाते हैं आपको, मान लो टेस्ट के लिए, या किसी और दिन बुलाते हैं, वो तो इनका ऑफर, क्योंकि एक्चुअली क्या आप सिर्फ आप नहीं हो, ऑनलाइन वाले बच्चे भी होते हैं। और पेपर वो जैसे आपने फाउंडेशन या ग्रुप 1 में दिए होंगे, पेपर ऑनलाइन पोर्टल पे सारा आ जाता है ना, आपका आंसर शीट उस पर आ जाती है। वो तो फॉर्मल तरीके से ये लोग लेंगे। मैंने सोचा था मैं इनफॉर्मली आपका ले लेता हूँ, पर इन्होंने मुझे बोला मैनेजमेंट ने कि सर ऑनलाइन वाले बच्चों को कैसे लोगे, उनके पेपर कैसे चेक करोगे? तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप पेपर लेके, हमारे यहाँ सिस्टम है ना कि आपके पेपर हो जाते हैं, फिर ये लोग स्कैन करके ना पोर्टल पर डाल देते हैं, है ना, फिर वो हमारे पास आ जाते हैं पेपर, एक्सेस मुझे मिल जाता है, उस पर सब बच्चों के पेपर होते हैं, फेस टू फेस वालों के भी और ऑनलाइन वालों के भी। फिर वो मैं चेक करूँ या मैनेजमेंट दूसरे सीए से चेक कराए, मैं नहीं करता वैसे चेक, मेरे को अच्छा नहीं लगता चेक करना। मैं क्लास में तुम्हारी औकात तुम्हें बता दूंगा। क्लियर है मेरा रूट? अब एक बात सुनना, देखो प्लीज, एक नया वर्ड समझो, एंगेजमेंट समझ आया? अब एंगेजमेंट में मैंने 5 एग्जांपल लिखे थे, मैं दोबारा लिखता हूं। ऑडिट एक एंगेजमेंट है, रिव्यू एक एंगेजमेंट है, इंटरनल ऑडिट, अच्छा अकाउंटिंग, अच्छा टैक्सेशन, ये सब एंगेजमेंट है। अब अगर तुम्हें एंगेज किया जा रहा है अश्योरेंस के लिए, और यार हमें क्या दे? अश्योरेंस, तो उस एंगेजमेंट को क्या बोलते हैं? अश्योरेंस एंगेजमेंट। क्या बात क्लियर? क्या मैं बोल सकता हूं अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ये दोनों अश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है, क्योंकि इसमें ऑडिटर किसी प्रकार की अकाउंट्स बना के जा रहा है। अश्योर थोड़ी ना कर रहा है कि मैंने जो अकाउंट्स बनाए वो अकाउंटेंट की तरह आ रहा है, अकाउंट्स बना के चला गया, टैक्सेशन के लिए आया, टैक्स कैलकुलेट करके चला गया, कोई एश्योरेंस थोड़ी ना देके जा रहा है। यानी ये दोनों काट दो, ये दोनों क्या नहीं है बच्चों, ये दोनों एंगेजमेंट्स तो हैं, लेकिन
लेकिन क्या ये सब ऊपर की तीनों में ऑडिटर अश्योरेंस देता है? मेन ऑडिटर भी देता है, रिव्यूअर भी देता है, और तीसरा नंबर पे कौन आया बच्चे? इंटरनल ऑडिटर भी तो ऑडिट करता है। जो भी ऑडिट करेगा वो अश्योरेंस तो देगा ही देगा। तो जब भी कोई ऑडिट करे या रिव्यू, अब देखो इस वर्ड पे थोड़ा फोकस करते हैं। ऑडिट पता है क्या होता है, रिव्यू क्या है? मैंने फिर बोला व्हाट इज रिव्यू? रिव्यू मींस चेकिंग। रिपीट, रिव्यू का मतलब क्या है बच्चे? चेकिंग करना, बट लेवल ऑफ चेकिंग कम होगा। किससे कम होगा? अच्छा, ऑडिट में मुझे बताओ जल्दी से कौन सा अश्योरेंस देते हैं? क्योंकि चेकिंग पूरी करते हैं, ढंग से करते हैं, तो रीजनेबल अश्योरेंस देते हैं। रिव्यू में चेकिंग का लेवल कम है। जब हम चेकिंग ही कम करेंगे तो हम खुद ज्यादा सेटिस्फाई हो पाएंगे या कम सेटिस्फाई हो पाएंगे? तो हम यहां पे रीजनेबल अश्योरेंस दे पाएंगे या यहां पे रीजनेबल अश्योरेंस नहीं दे पाएंगे? यहां पे अश्योरेंस का लेवल बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? यहां पे एब्सोल्यूट अश्योरेंस होगी, काटा मार देते। रीजनेबल अश्योरेंस होगी। क्या लेवल ऑफ अश्योरेंस बहुत कम होगा? क्या मैं बोल सकता हूं लिमिटेड लेवल की अश्योरेंस होगी? कितनी अश्योरेंस होगी? लिमिटेड। क्लियर? यहां पे लेवल ऑफ चेकिंग कम होती है। सर कुछ एग्जांपल से समझाइए रिव्यू। लो जी, एग्जांपल से ले लेती है। अभी कौन सा मंथ चल रहा है? जुलाई चल रहा है। कौन सा फाइनेंशियल ईयर है? अप्रैल, मई, जून, 3 महीने। क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर खत्म हो चुका है 24-25 का। अब रिलायंस जैसी कंपनीज को सेबी कहती हैं, या आपने तो पढ़ा होगा, बड़ी बड़ी कंपनीज को अपनी क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के सबमिट करनी होती है। अब रिलायंस को सेबी ने बोला आप एक काम करो, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 24-25 के पहले क्वार्टर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ और सबमिट करो, और इसका ऑडिट भी करवाओ। इसका ऑडिट भी करवाओ। अब रिलायंस कहती है यार 24-25 का पहला क्वार्टर ही तो हुआ है, अभी क्वार्टर मतलब 3 महीने ही तो हैं। ऑडिटर को बुला के पूरा ऑडिट करवाएंगे, बहुत पैसा लगेगा, अभी तो इतना ज्यादा, और ऑडिटर तो पूरा साल 24-25 को चेक करेंगे डिटेल में। तो रिलायंस ने सोचा क्यों ना मैं ऑडिट कराने की जगह रिव्यू करवा लूं। गवर्नमेंट को तो चेकिंग चाहिए ना, मैं ऑडिट की जगह रिव्यू करवा लूं, और 24-25 जब खत्म होगा पूरा, तो पूरे की क्या करवा लूंगी। तो रिलायंस ने क्या सोचा, ये 3 महीने का ऑडिट करा। एक सीए को बुलाया, सीए साहब जरा 24-25 के पहले क्वार्टर की डेटा चेक कर दो। सीए ने कहा लेवल ऑफ एश्योरेंस कैसा चाहिए? ज्यादा अच्छा एश्योरेंस चाहिए तो डिटेल चेक करेंगे। कहती ज्यादा अच्छा एश्योरेंस नहीं चाहिए, बस लिमिटेड एश्योरेंस दे दो, चेकिंग का लेवल कम रखो। अब सीए अपने मन में सोच रहा है यार कितनी कम करूं चेकिंग? आएगा मन में क्वेश्चन, चेकिंग कितना? तो मैंने जवाब दिया सीए डरना मत। अगर आप कभी भी चेकिंग, आपको बुलाया गया सिर्फ क्या करने के लिए? रिव्यू। क्या करने को नहीं बोला गया? तो आप एसए यूज नहीं करेंगे। यू विल नॉट यूज एसए। ऐसे वो लोग यूज करते हैं जो ऑडिट करते हैं। अगर आप रिव्यू करने आए हो तो आप एसआरई यूज करोगे। एसआरई भी एक स्टैंडर्ड है, फुल फॉर्म स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। रिपीट, स्टैंडर्ड ऑन। अगर किसी सीए को बुलाया गया और बोला गया सिर्फ आप रिव्यू कर दीजिए 3 महीने का, तो आप ऐसे मत लगाना। क्या लगाना? एसआरई। अब हमारे पास 2 एसआरई हैं, 2400 एसआरई 2400 और एसआरई 2410। ये 2 हैं, कोर्स में नहीं है बट नॉलेज के लिए पता होने चाहिए। 2 हैं, आपको कौन सा लगाना है? अगर आप एक आउटसाइडर सीए, मतलब रिलायंस के लिए आप एक नए सीए हो, आपको बोला जा रहा है, आप मान लो आपको बुलाया गया, रिलायंस ने बोला सीए साहब प्लीज आइए और हमारा क्या कर दीजिए, रिव्यू। तो सीए साहब कौन सा स्टैंडर्ड लगाएंगे बताओ? 2400। कोई भी सीए आएगा तो 2400 के हिसाब से करेगा रिव्यू। लेकिन अगर रिलायंस ने अपने मेन ऑडिटर को, स्टैट्यूटरी ऑडिटर को, कंपनी ऑडिटर को, जो मेन ऑडिटर है उसी को बोले सर आप हमारे मेन ऑडिटर हैं, आपको रिलायंस के बारे में काफी अच्छी नॉलेज है, सर आप ही पहले क्वार्टर का रिव्यू कर दो। अगर कंपनी का ऑडिटर ही कंपनी के पहले क्वार्टर का रिव्यू करेगा, तो ऑडिटर रिव्यू जब करेगा तो एसआरई 2400 यूज नहीं करेगा, 2410 यूज करेगा। तो आउटसाइडर सीए करेगा रिव्यू तो 2400 के हिसाब से करेगा, और अगर अपना ऑडिटर ही रिव्यू कर रहा है 2410। दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है। ये मैं इंटर लेवल पे नहीं पढ़ाऊंगा, फाइनल में पढ़ाऊंगा, लेकिन आइडिया दे रहा हूं दोनों में फर्क क्या है। आप बताओ, क्या अपने ऑडिटर को कंपनी के बारे में पता होगा? क्या उसको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी कंपनी की, या कम अंडरस्टैंडिंग से काम से? यानी 2410 का कंटेंट कम होगा 2400 से। 2400 का कंटेंट ज्यादा होगा क्योंकि यहां नया ऑडिटर आएगा, नया सीए आएगा, उसको क्लाइंट के बारे में दुनिया भर की चीजें पहले जाननी, रिव्यू करने के लिए भी तो क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी पूरी की पूरी। तो 2400 में अंडरस्टैंडिंग बहुत लेनी पड़ती है एज कंपेयर टू 2410। क्लियर? तो अगर आपको रिव्यू के लिए बुलाया जा रहा है, बस मेरी इतनी सी बात का जवाब दे देना, अगर रिव्यू के लिए बुलाया जा रहा है तो रिव्यू भी तो एक
एंगेजमेंट है। और कैसी रिव्यू में भी तो ऑडिटर क्या देता है? अश्योरेंस। तो रिव्यू को भी तो बोला जा सकता है एक तरह की अश्योरेंस एंगेजमेंट। हाँ, वो बात अलग है कि रिव्यू में लिमिटेड अश्योरेंस मिलती है, बट अश्योरेंस तो मिलती है ना। तो रिव्यू को भी तो क्या बोल सकते हैं? कमन फास्ट अश्योरेंस एंगेजमेंट। क्या बात क्लियर? आवाज नहीं आई? ऑडिट इज एन अश्योरेंस एंगेजमेंट एंड रिव्यू इज ऑल्सो एन अश्योरेंस एंगेजमेंट। क्या बात क्लियर? आवाज नहीं आई? चलो अब मुझे ये बताओ, अश्योरेंस एंगेजमेंट मीन्स एन एंगेजमेंट इन विच यहां पे ऑडिटर की जगह प्रैक्टिशनर लिख दिया। प्रैक्टिशनर एक्सप्रेसेस डिजाइन टू एनहांस, किसका कॉन्फिडेंस बढ़ा देता है वो आके? यूजर्स का। अदर देन रिस्पॉन्सिबल पार्टी अबाउट द आउटकम ऑफ इवैल्यूएशन और मेजरमेंट ऑफ अगेंस्ट, कुछ वर्ड्स हैं जल्दबाजी में, जल्दी जल्दी मत पढ़ो, जल्दी जल्दी मत पढ़ो, कुछ वर्ड्स हैं जो टेढ़े हैं यहां पे। सेकेंड लाइन में इनहांस, किसका कॉन्फिडेंस इनहांस करता है? यूजर। अगर ऑडिट हो रही है, मान लो अश्योरेंस एंगेजमेंट में दो अश्योरेंस एंगेजमेंट है, ऑडिट और रिव्यू। मान लो ऑडिट हो रहा है, ऑडिटर किसका कॉन्फिडेंस इनहांस करता है? यूजर्स का। अदर देन द रिस्पॉन्सिबल पार्टी, रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन हुई? कौन बनाता है डेटा? वो मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ाने नहीं आता, वो तो किसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने आता है? यूजर्स का। क्या बात क्लियर? आगे पढ़िएगा। क्या ऑडिटर इवैल्यूएशन करते? इवैल्यूएशन का मतलब चेकिंग करते? आवाज नहीं आई? चेकिंग का आउटकम, व्हाट इज आउटकम? रिजल्ट। रिजल्ट का चेकिंग से ही तो वो अपना ओपिनियन देते। पहले वो ऑडिट करेगा, चेकिंग करेगा, चेकिंग का जो आउटकम आएगा वही तो बताएगा। अगला सवाल, चेकिंग किस चीज की होगी बेटा? चेकिंग या मेजरमेंट किस चीज की होगी? ऑडिटर का सब्जेक्ट मैटर होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी सब्जेक्ट मैटर का क्या करेगा? ऑडिट करेगा। कैसे करेगा? अगेंस्ट, क्या मैं बोल सकता हूं, क्राइटेरिया इज गिवन इन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ऑडिटर सब्जेक्ट मैटर का क्राइटेरिया लगा के चेकिंग करेगा। सब्जेक्ट मैटर बन गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्राइटेरिया बन गया स्टैंडर्ड्स, और उसके बेसिस पे जो आउटकम आएगा वो बता देगा कि मेरा आउटकम ये है, मेरे को ये लगता है ऐसा होगा। रिव्यूअर भी ऐसे ही करेगा। रिव्यूअर के लिए सब्जेक्ट मैटर क्या होगा? रिव्यूअर किस चीज की चेकिंग करता है? वो भी क्वार्टर, मेरे एग्जांपल में क्वार्टर मिला था उसको, क्वार्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करेगा। किसके हिसाब से करेगा? उसका क्राइटेरिया क्या रहेगा? एसआरई फॉलो करेगा और अपना आउटकम बता देगा कि मेरा रिजल्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव। इट मीन्स दैट प्रैक्टिशनर गिव्स एन ओपिनियन अबाउट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ड्यू टू विच users of information are able to take a confident, knowing well that chances of information being incorrect is यूजर्स को क्या लगता है? ऑडिटर झूठ बोलेगा या ऑडिटर से गलती होने के चांसेस बहुत कम है? ऑडिटर गलत इंफॉर्मेशन दे, इसके चांसेस बहुत। कितने शरीफ है ना यूजर्स, कितने शरीफ है ना जो किस पे विश्वास कर रहे हैं? ऑडिटर पे। मेरे से पूछे, मैं बताऊंगा कितने शरीफ होते हैं ऑडिटर। लेट्स कम बैक। चलो जी, एलिमेंट्स पे आ जाओ। सिर्फ हेडिंग समझ लो। पहली हेडिंग, कितने लोग होते हैं इस एंगेजमेंट में? ऑडिट, अगर ऑडिट ही चल रहा है, ऑडिट में 3 लोग हैं। कौन 3 लोग? कमन। पहला बंदा एक ऑडिटर हो गया जो करेगा, जिसने बनाई होगी, जिसके लिए किया जाएगा। तो 3 लोग होते हैं। रिव्यूअर के केस में भी रिव्यूअर होगा, मैनेजमेंट होगी और यूजर्स होंगे। तो 3 पार्टी रिलेशनशिप है। क्या ठीक हेडिंग लिखी है? कैसा रिलेशन है? कौन कौन है? प्रैक्टिशनर कौन हुआ? जो करेगा। रीजनेबल पार्टी कौन? रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन है? मैनेजमेंट। और इंटेंडेड यूजर्स, शेयर होल्डर्स। सेकेंड, किस चीज पे एश्योरेंस दी जाएगी? सब्जेक्ट मैटर पे। सब्जेक्ट मैटर क्या है हमारे एग्जाम्पल में? क्या लगाया जाएगा? क्राइटेरिया क्या है? और लास्ट सवाल, ऑडिटर क्या इकट्ठे करेगा? एविडेंसेस को चेक करेगा, उसके बाद ही तो अपना अश्योरेंस देगा। मेरे बात बताओ, क्या ये 5 एलिमेंट समझ आए? किसके एलिमेंट्स हैं ये? क्या मैं बोल सकता हूं ऑडिट करने के ये 5 एलिमेंट्स हैं, या रिव्यू करने के लिए भी ये 5 एलिमेंट्स हैं? पहला, 3 पार्टी का रिश्ता है, सब्जेक्ट मैटर चाहिए, क्राइटेरिया चाहिए। क्या इकट्ठे करने हैं? एविडेंस। और एविडेंस को चेक करने के बाद ही तो ऑडिटर अपना क्या देगा? अश्योरेंस देगा। क्या बात क्लियर है? आवाज नहीं आई? समझ आ गया? चलो जी, एक बार जरा देखो। मेरे को ना ये लग नहीं रहा पढ़ाने वाला, मैंने तो आपको हेडिंग वाइज सारा समझा दिया। फिर भी आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप रीड कर लो। कोई वर्ड ऐसा तो नहीं है जो टेक्निकल है इसमें?
ये वर्ड समझना, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। रिपीट, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन मतलब वो डेटा जो हो चुका है या होना है। अच्छा, एक क्वेश्चन का जवाब देना, सेल्स ऑफ जून 2024 होनी है या हो गई? हो गई, तो इसे क्या बोलेंगे? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अच्छा, मैं बोलूं सेल्स ऑफ 2025, जून 2025, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। हिस्टोरिकल का ऑपोजिट वर्ड क्या है? प्रोस्पेक्टिव। जो हो गया वो हिस्टोरिकल है, जो होना है वो प्रोस्पेक्टिव है। क्लियर है? एविडेंस में ना बस अब इतना पढ़ना अभी अभी के लिए, ये ना ये बात अभी मत पढ़ो, आगे के चैप्टर्स में क्लियर हो जाएगा ये। अभी इतना पढ़ लो बस एविडेंस में। हाँ जी, पढ़ लिया? ठीक है, समझ आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। चलिए आइए, अश्योरेंस का मतलब क्लियर है। अब ये वो आ गया जो अभी सिखाया था थोड़ी देर पहले, मीनिंग ऑफ रिव्यू क्या होता है और ऑडिट वर्सेस। आ जाओ जल्दी से। वी हैव लर्न दैट ऑडिट इज, इट प्रोवाइड्स, हाउएवर रिव्यू इज अ, रिव्यू में होता क्या है? It provides lower level of assurance than further review involves fewer procedures. Fewer का मतलब कम procedure. हाँ जी, gather sufficient appropriate on the basis of which limited conclusions can be. However, both audit and review are related to which are prepared on the basis of, यानी दोनों चीजें हिस्टोरिकल डेटा की होती है। आप बताओ, मैंने जब रिव्यू का एग्जांपल दिया था रिलायंस का, तो भी तो मैंने अप्रैल, मई और जून 2024 की डेटा लिया था, याद है? क्योंकि अभी जुलाई चल रहा है, जुलाई का डेटा तो अभी आया ही नहीं होगा, पीछे का डेटा लेना है हमेशा। ऑडिट करवाओ चाहे रिव्यू करवाओ, हमेशा किसका होता है? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। क्या बात क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करती है। हाँ जी, क्लास आवाज नहीं। अब एक वर्ड और आया बच्चे, व्हाट इज दिस? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फ्यूचर। वो पढ़ा, वो कहां पढ़ा था अपन ने? मुझे याद नहीं, आपको याद हो तो आप बताना। बजटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाते हैं या फ्यूचर फाइनेंशियल डेटा बनाया जाता है? कॉस्टिंग में होता है? मुझे याद सा नहीं आ रहा, मैंने बहुत पहले कभी पढ़ा होगा, मुझे तो ध्यान नहीं। बजटरी या फ्यूचर का डेटा बनाया जाता है, मान लो कि ये टारगेट्स हैं, ये अचीव करने हैं। बजट में, बजटरी के चैप्टर में होता है, कॉस्टिंग की क्लास में पढ़ी है ना कॉस्टिंग? अच्छा, भी चल रही है, रिकॉर्डेड चल रही है, तो मजा सा आ रहा होगा। बाबू सर को बात करो, मान करो, बात करके देखो एक बार। नहीं लेकिन ना थोड़ा सा ना मिक्स एंड मैच रखो, मतलब बाकी सारे पेपर फेस टू फेस हैं, अगर एक पेपर थी रिकॉर्डिंग मिल भी गया तो थोड़ा सा तुम्हें आदत भी लगनी चाहिए, क्योंकि फाइनल में ना बहुत सारे पेपर्स में हो सकता है रिकॉर्डेड पढ़ने पड़े। फाइनल में अभी ओल्ड कोर्स तक तो नया फेस टू फेस कुछ भी नहीं था। अब वैभव सर चाह रहे हैं कि हम लोग फाइनल फेस टू फेस शुरू करें, नहीं तो अभी तक एज ऑन नाउ फाइनल में कोई भी टीचर ऑल ओवर इंडिया फेस टू फेस नहीं है। सारे टीचर्स ऑनलाइन में भी लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है। बात समझ गए? क्योंकि बच्चों के पास पढ़ने का टाइम तो होता नहीं है, बच्चे तो पूरा 2 साल क्या कर रहे हैं अपनी, तो टीचर बैच लगा के भी क्या कर लेंगे, इसलिए टीचर रिकॉर्डिंग करते ताकि बच्चा जब सुबह फ्री हो सुबह देख ले, रात को फ्री हो रात को देख ले। लेकिन इंटरमीडिएट, मैं बार बार बोलता हूँ, इंटरमीडिएट फाइनल से अभी तुम बहुत अच्छी पोजीशन पे बैठे हो, मान लो बात। अब देखो ना, जिस बच्चे का भी इंटरमीडिएट क्लियर हुआ दोनों ग्रुप, अब वो फाइनल में चला गया, अब वो बेचारा ये सोच रहा है कि मैं फाइनल की आर्टिकलशिप शुरू करूं, करनी पड़ेगी, कितने साल की? अब वो मुझसे ये पूछ रहे हैं बच्चे कि सर जी आर्टिकलशिप स्टार्ट होने के बाद क्या करना है? मैंने कहा बेटा कोचिंग लो। कहते सर कोचिंग कैसे ले? सुबह 9 बजे जाएंगे, शाम को 7-8 बजे आएंगे। मैं कहा बेटा सुबह 5 बजे उठो, एक अकाउंट्स की क्लास मंगा लो और बैठ के सुबह 5:30 बजे से 7-8 बजे तक सुबह देखो,
होमवर्क घर आके रात को करो, 9 बजे के बाद होमवर्क करो। कह रहा सर बड़ा टफ हो जाएगा यार ये तो। मैंने कहा तो यही तो, कहते छुट्टी वाले दिन कर लेंगे। मैं कहा छुट्टी हफ्ते में एक दिन मिलनी है संडे की। संडे को तुम इतना एग्जॉस्ट हुए पड़े होगे कि तुम कहोगे भैया मैं नहीं कर रहा संडे को। फाइनल में ना बहुत ज़्यादा ना अपने आप में डिसिप्लिन बनाना पड़ता है कि सुबह जल्दी उठना है या लेट नाइट तक पढ़ के सोना है, क्योंकि पूरा दिन तो आटे के शिप में जाना है। तो आइए, टाइप्स ऑफ एश्योरेंस कॉमन। व्हाट इज प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? आपने बोला फ्यूचर। एग्जाम्पल लेते हैं, एक कंपनी बोली सर, हमने कहा बोलिए सर एक 25-26 की ना हमने, मैंने कहा 25-26 हाँ क्या सर, इसका पीएनएल बनाया है, इसकी बैलेंस शीट बनाई है। मैं कहा 25-26 का पीएनएल, ये तो अभी 1 साल आगे का है। कहती सर वो चाहिए था सर हमें। मैंने कहा किस लिए चाहिए था? कह रही सर बैंक से ना लोन लेना है। आपको तो पता है बैंक लोन देने से पहले कंपनी का पास्ट देखते हैं या फ्यूचर भी देखते हैं, फिर पास्ट भी देखते हैं। और तो हमने बैंकों के पॉइंट ऑफ व्यू से ना फ्यूचर का पीएनएल बना के दिखा दिया कि फ्यूचर में हम कितना कमाएंगे। मैंने कहा और फ्यूचर में अपनी बैलेंस शीट बना के दिखा दी कि कितने एसेट्स होंगे कितनी। मैंने कहा ये बैंक के लिए बनाया? बोली हाँ। कहती सर इसका ऑडिट कर दो। मैं कहा दिमाग खराब है, इसका ऑडिट कर दो। एक मिनट, ऐसा क्यों? मैंने बोला दिमाग खराब है, इसका ऑडिट कर दो। ऑडिट के लिए मुझे क्या चाहिए होते हैं? मुझे एविडेंस चाहिए होते हैं। और यहां आपने लिखा बिजली का बिल 2025 में 2 लाख होगा। अबे इसका एविडेंस कहां से लाओगे? 2 लाख होगा। सैलरी 50 लाख होगी। सैलरी का कोई बिल है? मतलब कोई बैंक स्टेटमेंट में डेबिट हुआ होगा सैलरी? सेल 5 या 50 करोड़ की सेल होगी। अरे इस चीज का तो कहीं पे कोई एविडेंस ही नहीं होगा। तो फ्यूचर डेटा के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? उसके लिए हमारे पास नो एविडेंस। तो फिर क्या करें? बट एंटिटी कह रही है प्लीज चेक कर दो, प्लीज हमें बैंक को आपकी रिपोर्ट दिखानी है। ओ भाई साहब, बैंक को ऑडिटर की क्या दिखानी है? रिपोर्ट। अगर कभी फ्यूचर का डेटा चेक करने को आए तो क्या करें? एसए लगाएं या एसएई लगाएं? ये कौन से है एसएई? एसआरई सुना था अभी? एसआरई की फुल फॉर्म क्या थी? ठीक है, ऑडिट करना है तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, रिव्यू करना है तो स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। लेकिन अगर ना ऑडिट करना है ना रिव्यू करना है, क्योंकि ये दोनों तो हिस्टोरिकल डेटा के होते हैं, अगर कभी फ्यूचर डेटा चेक करना पड़ जाए तो उसके लिए आप एसएई लगाएंगे। एसएई की फुल फॉर्म स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। अश्योरेंस एंगेजमेंट मतलब अश्योरेंस देंगे, अश्योरेंस यहां पे भी देंगे, लेकिन अश्योरेंस का लेवल बहुत 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 कम होगा। यहां पे वर्ड यूज करेंगे मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस। बट अश्योरेंस देंगे क्या? अब मजे की बात तो ये ना यहां अश्योरेंस कम होगी, चलो ठीक है सर, बट देंगे क्या अश्योरेंस? हमारे पास तो किसी चीज का कोई एविडेंस ही नहीं है। मान लो कंपनी कहती है सर, मैंने कहा बोलो कंपनी सेल्स कितनी लिखी है? 50 करोड़ सर। कंपनी एविडेंस है? कहती नहीं सर एविडेंस नहीं है। कोई बात नहीं, अजम्पशन बताओ। यानी फ्यूचर हमेशा किस पे बनाया जाता है? कमन फास्ट अजम्पशंस पे। एविडेंस नहीं होता, सिर्फ क्या होती है? मैंने कहा अजम्पशन। आपने क्या अजम्पशन, आपकी क्या अजम्पशन है कि आपकी सेल 50 करोड़ की होगी अगले साल? बोली सर आप हमारा पिछला डेटा देख लो, हमारी सेल ऑन एन एवरेज 10 से 15% हर साल बढ़ रही है। हमारी सेल हर साल पिछले 10 साल में हर साल सेल 10 से 15% का ग्राफ रेट है सर हमारा बढ़ रही है। तो सर अभी हमारी सेल 45-46 करोड़ के आसपास थी, तो अब उम्मीद कर रहे हैं कि अगले साल 50 तो हो ही जाएगी सर। ये एंटिटी की क्या है बड़े भाई? ऑडिटर क्या देखेगा? क्या ये अजम्पशन रियलिस्टिक है या अनरियलिस्टिक है? अब इसी एग्जांपल में तुम क्या देखोगे? कमन फास्ट इन्होंने बोला पिछले 10 साल से सेल 10 से 15% है। क्या 10 साल पिछले 10 साल का ट्रेंड उठाओगे? ट्रेंड देखोगे क्या? ग्राफ रेट ग्रोथ रेट 10% है? अगर हाँ 10% का ग्रोथ रेट है, क्या मेरा बात समझ आया? और करंट की सेल 45 करोड़ है, तो क्या तुम ये अजम्पशन को रियलिस्टिक मानोगे या अनरियलिस्टिक मानोगे? रियलिस्टिक मानोगे। ट्रेंड देखना है और अजम्पशन को कंपेयर करना है कि जो ट्रेंड ये लोग कह रहे हैं कि इनका ट्रेंड वैसा, फ्यूचर के लिए कोई एविडेंस नहीं है कि बट पिछले 10 साल का डेटा तो मिल जाएगा। आवाज नहीं आई? तो डेटा को देख के चेक करो कि जो ये कह रहे हैं ग्रोथ 10% की हर साल है, कि वाकई 10% की हर साल है या ये झूठ बोल रहे हैं। सिर्फ क्या देखनी है कमन फास्ट? इनकी अजम्पशंस। क्या इनकी अजम्पशंस रियल हैं या फास्ट फास्ट अनरियल? इन्होंने बोला सर बिजली का बिल 5 लाख होगा।
मैंने कहा इतना? कह रही सर पिछले साल तक जो बिल आ रहे हैं वो 4, 4.25, 4.5 लाख आ रही है, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो अब पिछले सालों के बिल इतने तो थे, 4, 4.5 लाख रुपए का बिल बिजली का आ रहा था, और प्रोडक्शन ये 10% प्रोडक्शन बढ़ाएंगे अगले साल अगर ये ऐसा कर रही है, तो फिर मुझे लग रहा है ये इनका ये वाला बात भी अनरियलिस्टिक है या रियलिस्टिक है? रियलिस्टिक। हमने सिर्फ अजम्पशन देखनी है कि अजम्पशन रियलिस्टिक है या अनरियलिस्टिक है, उसके बेसिस पे हम पता है ओपिनियन कैसे लिखते हैं, हम ऐसे लिखेंगे आफ्टर चेकिंग कमन फास्ट, आफ्टर चेकिंग ऑल assumptions, देखो कितना प्यारा, आफ्टर चेकिंग nothing has come to our attention, nothing has come to our attention that assumptions are unreasonable. यानी सारा ओपिनियन ही सिर्फ किस पे रहेगा? assumptions पे। कहीं डेटा की बात करी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू, देखा मैंने कहीं पे? ऐसा लिखना नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो चेक हुई नहीं है, सिर्फ क्या चेक हुई है? assumptions चेक हुई। तो ओपिनियन भी किस पे देना है? assumptions पे देना। क्या बात क्लियर? इसके लिए ये किसने सिखाया क्या ऐसे ओपिनियन देते हैं? SAE ने। SAE 3400 है, एक 3400 नंबर है SAE का, जो सिखाता है कि कभी प्रोस्पेक्टिव डेटा हो तो ऐसे चेक करना। क्लियर? आवाज नहीं आई? एक बार फिर बोलो, ऑडिट और रिव्यू किसका पॉसिबल है? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए ना ऑडिट पॉसिबल ना, क्या मैं बोल सकता हूं अदर अश्योरेंस? मैंने अदर वर्ड क्यों बोला? कमन फास्ट, क्योंकि ऑडिट और रिव्यू भी तो अश्योरेंस ही है, लेकिन PFA प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए ऑडिट और रिव्यू पॉसिबल नहीं है, तो अदर अश्योरेंस वर्ड यूज करते हैं इसके लिए। क्या क्लियर है? ये लो जी, आपको ये वाली बात भी समझ आ गया, ये टॉपिक क्लियर है। 1.15 आइए इसकी रीडिंग करें और रैप अप करें। एज ऑलरेडी डिस्कस्ड, assurance engagement provides, come on fast, assurance engagement provides assurance to this, the difference is of a degree. Reasonable assurance engagement like provides reasonable assurance which is high level of, अच्छा लिमिटेड एश्योरेंस कहां मिलती है? ऑडिट में या रिव्यू में? रिव्यू में आपको लो लेवल ऑफ एश्योरेंस मिलता है, किसके मुकाबले? इसको ओनली अ मॉडरेट, इट इज ओनली अ मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस। इसका एक और नाम रखना हो तो क्या रख सकते हैं? मॉडरेट लेवल। मॉडरेट मतलब कम है, रीजनेबल नहीं है। बिसाइड रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट एंड देयर इज अनदर काइंड ऑफ which is related to matters other than, such an assurance may relates to and not to, it may relate to providing on, ये इंटरनल कंट्रोल भी एक एग्जाम्पल हो सकता है। मैंने नहीं पढ़ाया, मैं अभी इसको छोड़ दूंगा। बेटा ऐसी चीजें ना आप अभी छोड़ देंगे। क्लियर? सर हमको याद कैसे रहेगा हमने छोड़ा? आप निशान लगा लो कि हमने छोड़ दिया। एक्चुअली क्या, इंटरनल कंट्रोल अपने आप में एक पूरा चैप्टर है, जल्दबाजी में क्या पढ़ाना। कल की क्लास में जो बैठे थे मैंने एक बात बोली थी, इंटरनल कंट्रोल कंपनी की पॉलिसीज होती है। रिपीट, ये कंपनी की हो सकता है आपने किसी सीए को बुलाया हो, हमारी पॉलिसीज देख के बताओ पॉलिसीज अच्छी हैं या बेकार है। उसके लिए भी सीए ऐसे ही यूज करती है, बट इसको अभी मैं टच नहीं कर रहा ज्यादा। आइए, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मींस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन अबाउट दैट मे अकर इन फ्यूचर। व्हाट इज मे अकर? हो एंड पॉसिबल एक्शंस बाय दी, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ और कोई बच्चा दोनों में डिफरेंस बताएगा? फोरकास्ट और प्रोजेक्शन। प्रोजेक्ट करना, अंदाजा लगाया। फोरकास्ट में भी तो क्या होता है? अंदाजा लगाते हैं। हाँ जी, अंदाजा लॉजिकली लगाया है या ऐसे ही लगा दिया? ऐसे ही लगाया तो फोरकास्ट है, और अगर लॉजिकली लगाया तो प्रोजेक्शन है। क्लियर है? इट इज टू बी नोटेड दैट in such type of assurance engagement, examination is not of, here it is important to note the difference between and the former किसके लिए बढ़ा रहे? historical relates to information expressed in about economic events or occurring in the, क्या मैं बोल सकता हूं इकोनॉमिक इवेंट्स मतलब फाइनेंशियल इवेंट्स? इकोनॉमिक इवेंट्स का मतलब कौन से इवेंट्स है? द लेटर वर्ड किसके लिए आ रहा है बच्चों? प्रोस्पेक्टिव रिलेट्स टू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन
about future events and possible. Therefore, historical information is rooted in which have already, whereas prospective financial information is related to future events. बोलो जी, क्लियर है? किसी ने घर जाके मॉड्यूल पढ़ा था ICI का? कोई है ऐसा? एक बार मैंने गो थ्रू किया, मैं भी दिखाऊंगा, मॉड्यूल खोलूंगा ICI का। टफ है, लैंग्वेज बहुत टफ है। ये ICI का मॉड्यूल ही चल रहा है। अब यार देखो, अगर मेरे बच्चे एक एक शब्द मॉड्यूल का पढ़ रहे हैं तो यही तो ICI चाहता है कि मॉड्यूल को थरोली पढ़ के आना है। क्लियर है? मुझे उम्मीद है आप पढ़ लोगे। इन एश्योरेंस रिपोर्ट्स इन्वॉल्विंग, श्योर नहीं होए, अगर प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे रिपोर्ट मांगी तो प्रैक्टिशनर एविडेंस इकट्ठे करता है किस चीज पे? कि मैनेजमेंट की अजम्पशंस जो हैं प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे, क्या वो अजम्पशंस अनरीजनेबल तो नहीं है? यानी यहां चेक क्या होता है, अजम्पशन रीजनेबल है या अनरीजनेबल, या रियलिस्टिक है या अनरियलिस्टिक। द प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एंड इट इज प्रॉपर्ली प्रेजेंटेड एंड ऑल अजम्पशंस आर, ऑफ कोर्स नोट्स टू अकाउंट्स में क्या लिखना पड़ता है? अजम्पशंस, सारी अजम्पशन डिस्क्लोज करनी पड़ती है। Prospective financial information relates to, well, evidence may be available to support on which based such evidence is generally future oriented. I repeat, सब बच्चे हेल्प करो मेरी, क्या कह रहा है ये? फ्यूचर के लिए हमारे पास एविडेंस हो सकते हैं, बट वो एविडेंस भी फ्यूचर ओरिएंटेड ही होंगे। व्हाट इज फ्यूचर ओरिएंटेड? मतलब उनका जो रिलेशन या नेचर होगा वो फ्यूचर ही होगा। मेरा डाउट, अब आप बताइए ना, मेरा सवाल, एंटिटी बोली सर 5 लाख का बिजली का बिल आएगा। मैं कहा कैसे आएगा? कहते सर हम बिजली विभाग में गए थे, हमने उन्हें कहा कि हमारा देख पिछले सालों का देख के आप बता सकते हो कि फ्यूचर में बिल कितना आएगा? सर ये देखो बिजली विभाग ने लेटर निकाल के दिया है कि 5 लाख बिल आएगा। बिजली विभाग ने जो लेटर निकाल के दिया है कि 5 लाख इनका बिल फ्यूचर में आएगा, ये एविडेंस भी तो फ्यूचर ओरिएंटेड एविडेंस है। इसमें भी तो उन्होंने ये थोड़ी ना लिखा कि हाँ है, ये बोला इतना आ सकता है। तो यानी एविडेंस जो मिलते हैं वो भी तो फ्यूचर नेचर के ही मिलते हैं। आपको समझ आया ये बिजली वाला एग्जांपल? चलो लेट्स कम बैक। द ऑडिटर इज देयरफॉर नॉट इन अ पोजीशन टू एक्सप्रेस एन ऑन द रिजल्ट्स शोन इन दी, मैं रिजल्ट्स पे कोई कमेंट नहीं करूंगा। मान लो इन्होंने कहा प्रॉफिट्स ऑफ नेक्स्ट ईयर 5,000 करोड़, मैं नहीं कमेंट करूंगा ये ट्रू है या फॉल्स है। मेरा काम सिर्फ अजम्पशंस पे कमेंट करना है, मैं रिजल्ट्स पे कमेंट, क्योंकि वो रिजल्ट्स है, सच्चे रिजल्ट्स थोड़ी ना वो तो। देयरफॉर इन सच एन एश्योरेंस एंगेजमेंट प्रैक्टिशनर प्रोवाइड्स assuring that, वही लैंग्वेज जो मैंने लिखी थी, nothing has come to practitioner's attention to suggest that these assumptions do not provide for the, मतलब जो प्रोजेक्शन मतलब जो इन्होंने बोला है उनके assumption सही हैं या सही नहीं है। Hence such type of assurance provides only a reasonable assurance होता है या moderate है? मेरा इशारा समझ आ रहा है? मॉडरेट एश्योरेंस, ठीक ठाक। अभी आप मुझसे पूछो सर हम पास हो जाएंगे, मैं क्या जवाब दूंगा? आई गिव अ मॉडरेट एश्योरेंस कि आप पास हो जाओगे। अभी तो मैं मॉडरेट ही दे सकता हूं ना। हाँ बिल्कुल एंड में मैं बता दूंगा कि मैं रीजनेबल एश्योरेंस दूंगा। क्या दूंगा मैं? रीजनेबल एश्योरेंस। मैंने ये थोड़ी ना बोला पॉजिटिव होगी। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ ये सेट ऑफ बच्चों पे मैं रीजनेबली एश्योर करता हूँ ये पास हो जाएंगे, वो सेट ऑफ बच्चों पे मैं रीजनेबली एश्योर्ड हूँ कि ये फेल हो जाएंगे? एग्जाम्पल वाइस वर्सा भी बोल सकते, एग्जाम्पल ले रहे, बात समझ आए? तो मैं रीजनेबल एश्योरेंस दे दूंगा आपको, लेकिन कब? बैच के एंड पे, बैच के एंडिंग पे बता दूंगा ना कि आपकी क्या हालत है। हाँ जी, कमिंग बैक, अब किसके बीच में डिफरेंस आ गया? अरे भाई एक मिनट, रीजनेबल एश्योरेंस मतलब ऑडिट, लिमिटेड वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है? ऑडिट और रिव्यू का डिफरेंस खुद पढ़ लोगे। क्या मैं ठीक बोल रहा हूं? चलो जी हटाते हैं। लेट्स कमिंग बैक टू द टॉपिक क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर। ओ भाई ऑडिटर बनने जा रहे हो, अपने आप से कुछ पूछना कि ये क्वालिटीज आप में हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो अडॉप्ट कर लेना। जाग रहे हैं बच्चे कि सो गए? मैं उम्मीद करूं जाग रहे हैं।
हाँ जी, मेरा डाउट, आप सिर्फ ये बताना क्या आप में ये क्वालिटीज हैं, क्योंकि ये क्वालिटीज एक ऑडिटर में होनी चाहिए. एन ऑडिटर इज कंसर्न विद द रिपोर्टिंग ऑन एंड अदर इंस्टीट्यूशंस. मेरा डाउट, फाइनेंशियल मैटर इनहेरेंटली आर टू सेट विद द प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन फेलेबिलिटी, एरर्स फ्रॉड्स आर फ्रीक्वेंट. मैं नहीं बोलूंगा, ये इंट्रोडक्शन लाइन है, यहां से मेन बात शुरू होती है. टैक्ट, व्हाट इज टैक्ट? टैक्ट आना चाहिए. व्हाट इज टैक्ट? TACT, टैक्ट. टैक्टफुल बोलते हैं ना इंग्लिश में, व्हाट ही इज अ टैक्टफुल पर्सन. टैक्ट मतलब किसी चीज को ये हैंडल इजीली कर सकता है. इसमें वो टैक्ट्स हैं, किसी से बात निकलवानी हो निकलवा सकता है, कोई लड़ाई झगड़ा किसी का हो गया सॉल्व करवाना है करवा सकता है. कॉशन, व्हाट इज कॉशन? सावधानी से चलता है. हाँ जी, फर्म है, फर्म, कोमल नहीं हो, शांत. फर्म मतलब भड़कता नहीं है, एकदम एकदम भड़कता नहीं है, शांत है. अगला सवाल, वही गुड टेम्पर, गुड टेम्पर में रहता है, मतलब एकदम गुस्सा नहीं खाता. हाँ जी, मेरा डाउट, इंटीग्रिटी है, ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी. इंटीग्रिटी का मतलब ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी. यस, डिस्क्रिशन से काम करता है. व्हाट इज डिस्क्रिशन? किसी एक चीज पे अड़ नहीं जाता, किसी एक चीज पे अड़ता नहीं है, डिस्क्रिशन से चलता है. मेरा डाउट, इंडस्ट्री की बहुत अच्छी नॉलेज है इसको. किसकी नॉलेज? मार्केट में क्या हो रहा है, जजमेंट्स, जो अपनी जजमेंट का हिंदी होता है फैसला, अपनी जजमेंट जो दे रहा है, जजमेंट्स भी जजमेंट देता है. हर चीज किताब के हिसाब से चलता है या अपनी भी बहुत जगहों पे जजमेंट देता है. पेशेंस, ये तो होगा ही आप सब में. हाँ, क्लियर हेडेडनेस. क्लियर हेडेडनेस मतलब पता है कि करना क्या है. ऐसा करता हूं, आज ना घर जाके कॉस्टिंग पढ़ लेता हूं, नहीं यार छोड़ कॉस्टिंग टैक्स कर लेता हूं, नहीं यार आज FM पढ़ लेता हूं, छोड़ यार आज पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा. ये क्लियर हेडेड है जवाब. तो ये क्लियर हेडेड है. क्लियर हेडेड बंदे को पता है कि मैंने क्या करना है. आप लोग हैं क्लियर हेडेड? नहीं, ये आ जाएंगी क्वालिटीज आप में आहिस्ता आहिस्ता. हाँ जी, अगला वर्ड, व्हाट इज रिलायबल? अगर क्लाइंट की बातें आपको पता है तो अपने पेट में रखना, किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करना. यू शुड बी रिलायबल. क्या क्लाइंट के सीक्रेट्स पता होंगे आपको? आवाज नहीं आई? आपको पता होंगे क्लाइंट के सीक्रेट्स, क्या क्लियर है? लेकिन क्लाइंट के सीक्रेट, आई रिपीट, आपको किसी दूसरे से शेयर, क्या आप नहीं जानते? आप एक बात बताओ, एक सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा आपको, क्या अभी रिलायंस का डेटा बाहर आएगा, सितंबर में AGM होगी, आवाज नहीं है, सितंबर में AGM होगी, डेटा बाहर आएगा, लेकिन क्या फाइनेंशियल ईयर 23-24 खत्म हो चुका है? क्या उसके ऑडिटर को रिलायंस की परफॉर्मेंस पता होगी सारी? वो चाहे तो इसका एडवांटेज ले सकता है, या उसको ये अपने पेट तक रखना है अंदर. मतलब समझ रहे हैं मेरा कहने का मतलब जो मैं बोल रहा हूं? इसको बाहर, कंपनी के सीक्रेट्स को बाहर लीक आउट नहीं कर. हर ऑडिटर को अपने क्लाइंट के बारे में पता होता है, लेकिन इसका मिसयूज नहीं कर. अब आप बोलोगे सर पता है कि रिलायंस के प्रॉफिट बहुत अच्छे, शेयर ले ले. लॉ में पढ़ा तो है, शेयर लेगा तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा. तो रिलेटिव के नाम पे ले ले, 1 लाख की लिमिट है, आपने पढ़ा होगा लॉ में, 1 लाख से ज़्यादा रिलेटिव के नाम पे भी नहीं ले सकता. क्या करेगा? इतना नॉलेज होने के बाद भी एडवांटेज कैसे उठाएगा? इनडायरेक्टली उठाएगा तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा. नहीं, लॉ में मना है, ऑडिटर के पास अपनी कंपनी के शेयर नहीं हो सकते. कह रहे फ्रेंड्स को बता दे, तो फायदा तो फ्रेंड्स को मिलेगा. फिर फ्रेंड्स को बोलो मैं तुम्हें ट्रेड सीक्रेट बता रहा हूं, रिलायंस का शेयर ले लो, भाव बढ़ने वाला है, प्रॉफिट होगा आधा तुम्हारा आधा मेरा. ये इनडायरेक्ट बेनिफिट है. डिस्क्वालीफाइड हो आप ऑडिट करने के लिए अगर आप इनडायरेक्टली भी कोई बेनिफिट ले रहे हो. तो क्या फायदा सीक्रेट्स का पता होने का? हाँ, आइए, आर सम ऑफ द क्वालिटीज विच एन ऑडिटर शुड हैव. इन शॉर्ट, all those personal qualities that are good for a businessman contribute to making a good. In addition, अब अभी तक तो अपनी बात हो रही थी, अब थोड़ी सी बात इंस्टीट्यूट की भी कर लो. He must shine the culture for attaining a great height. Great height किसके लिए? ICA का नाम रोशन करना है. I repeat, किसका नाम रोशन करना है? का नाम रोशन करना है. Great height for ICA. अभी तक के जो पास्ट रिकॉर्ड्स हैं उससे तो ये दिख रहा है कि ऑडिटर ICA का नाम डुबो रहे हैं, उठा नहीं रहे. बेटा, जितने भी ऑडिटर फ्रॉड करते हैं, अल्टीमेटली डांट तो किसको भी पड़ती है? ये
ग्रेट हाइट हो रही है या हाइट कम होती जा रही है? आपको शायद पता होगा NFRA इसलिए बनाया गया है, NFRA इसलिए बनाया गया है क्योंकि गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म में किसको खत्म करना चाह रही है? ICAI को। हाँ जी, मेरा डाउट, सारे CA इनको रेफर कर दिए जाएंगे। ये तो आपने लॉ में पढ़ा ही होगा कि अगर CA गलत काम कर रहा है तो अब CA की एग्जामिनेशन NFRA करेगा, ICAI नहीं करेगा। मेरा सवाल, तो आपको अपने इंस्टीट्यूट के लिए कुछ करना है, करोगे? अच्छे काम करोगे ताकि आपके इंस्टीट्यूट की he must have highest degree of what is integrity, honesty, sincerity, backed by, साथ में क्या अच्छा इंडिपेंडेंस से काम करना है? आवाज नहीं आई। द ऑडिटर हु होल्ड्स अ पोजीशन ऑफ, किसके प्रति ट्रस्ट होता है दोस्तों? ऑडिटर पे कौन ट्रस्ट करते हैं? यूजर्स। ऑडिटर पे कौन ट्रस्ट करते हैं? मस्ट हैव बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज अपार्ट फ्रॉम प्रोफेशनल ट्रेनिंग। क्या मैं बोल सकता हूं ऑडिटर के पास बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज तो होनी चाहिए, प्रोफेशनल नॉलेज तो चाहिए, बट साथ में ही इज कॉल्ड अपॉन कंसिस्टेंटली टू क्रिटिकली रिव्यू, क्रिटिकली मतलब अच्छे से चेकिंग करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, एंड इट इज ऑब्वियसली यूजलेस फॉर हिम टू अटेम्प्ट दैट टास्क अनलेस हिज ओन नॉलेज इज दैट ऑफ एन। कोई बच्चा हेल्प करेगा मेरी? वो कब अच्छे से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक कर सकता है? जब वो खुद उसका एक्सपर्ट होगा, जब वो उसका खुद क्या है। आपको पता है एक्सपर्ट की डेफिनेशन पढ़ो ना, जब आप, मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक स्टैंडर्ड आएगा वहां पे, शायद इंटर में नहीं है तो फाइनल में होगा। हम पढ़ते हैं कि एक्सपर्ट कौन होते हैं ऑडिट के स्टैंडर्ड्स में। मैं लॉ में भी एक्सपर्ट की डेफिनेशन है, कंपनी लॉ में भी। मैं कम लॉ वाली डेफिनेशन नहीं बोल रहा, मैं ऑडिट वाली डेफिनेशन बोल रहा हूं। ऑडिट का स्टैंडर्ड है 620, हाँ SS 620। वहां लिखता है एक्सपर्ट मीन्स अ पर्सन हैविंग एक्सपर्टीज इन एनी फील्ड। Expert means a person having expertise in any field other than accounts and audit. Definition समझ आई? Audit, expert means a person having expertise in any field other than, definition ऐसा क्यों बोल रही है other than accounts और audit? क्योंकि definition कहती है इन दोनों का expert तो कौन होता है? ऑडिटर। ऑडिटर इन दोनों के अलावा और चीजों के लिए हेल्प मांग सकता है, बट ऑडिटर किसी दूसरे CA को बोले भाई मुझे ऑडिट करना सिखा दे, भाई मुझे अकाउंट्स पढ़ना सिखा दे, ये तो बड़ी इंसल्ट वाली बात होगी। ये तो ऑडिटर को खुद ही आना। क्या ऑडिटर को एक अच्छी एग्जॉस्टिव नॉलेज, किसकी एग्जॉस्टिव नॉलेज? अकाउंट्स की होनी चाहिए। एग्जॉस्टिव मतलब कुछ भी नहीं छोड़ना, अकाउंट्स को तो मतलब अच्छे से पढ़ना है। क्लियर है? इन ऑल इट्स ब्रांचेस दैट इज सिन क्यू नॉन ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ ऑडिटिंग। बेटा ये लैटिन भाषा है, मेरा मैं नहीं बोलूंगा सिन क्यू नॉन, लर्न करो, लॉ नहीं चल रहा है। ये कौन सी क्लास चल रही है? यहां पे एग्जॉस्टिव नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग इन ऑल इट्स ब्रांचेस, और साथ में ये लाइन मैंने काट दी, एज वेल एज किसकी नॉलेज चाहिए दोस्तों बताओ? ऑडिटिंग की। क्या ऑडिटिंग में भी उसको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग टेक्निक सारी नॉलेज होनी चाहिए? मतलब दो पेपरों का तो वो एक्सपर्ट चाहिए, ऑडिट का भी और अकाउंट्स का भी। अकाउंट्स और ऑडिट का एक्सपर्ट चाहिए। चलिए लेट्स नाउ प्रोसीड, फटाफट आइए। हाँ जी सर, आपने तो कहा था चैप्टर खत्म हो जाएगा, ये तो दिख नहीं रहा भी खत्म होता हो। आपको नहीं दिख रहा, मुझे तो दिख रहा है। हेडिंग पढ़ेंगे, नेक्स्ट हेडिंग। कैन वी प्रोसीड? सब बच्चे हेडिंग पढ़िए, एंगेजमेंट एंड स्टैंडर्ड्स। मेरा एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। इधर आइए, ब्रेक मारिए, बोर्ड पे देखिएगा। बच्चे ऑडिट करने के लिए कौन से स्टैंडर्ड्स है? रिव्यू करने के लिए और अदर अश्योरेंस देने के लिए। क्या ये तीन मैंने सिखा दिए? इसके नंबर शुरू होते हैं 1 से, मेरा डाउट, और जाते हैं तकरीबन 2699 तक। मेरा डाउट, या नहीं सॉरी 1 से, ये 2 से, अभी नंबरिंग में देख दूंगा कितना है, 2699 तक नहीं है, 1999 तक ही होगा। उसके बाद 2000 से लेके, ये देखो नंबरिंग में दिखा देता हूं आपको, यहां पे होगी। हाँ 2000 वाली सीरीज जो है ना, 2000 वाली सीरीज वो किसके लिए है बच्चों? रिव्यू के लिए, यानी 2000 से SRE के लिए है। और 3000 वाली सीरीज किसके लिए है? SAE के लिए। तो 2000 से पहले की जितनी भी सीरीज है वो किसके लिए है? SAE के लिए। अब मेरी तरफ देखना, जो मैं बात बोल रहा हूँ उसको समझना।
हमने बोला ऐसे होते हैं, SRE होते हैं और SAE होते हैं। अब एक और बात सुनना, इन तीनों में कॉमन बात बताओ क्या है? SA, SAE, SRE, तीनों में अश्योरेंस दी जा रही है, यस और नो? ऐसे में हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस, रिव्यू में लिमिटेड अश्योरेंस और तीसरे में तो मॉडरेट यानी सबसे कम अश्योरेंस। तीनों में कॉमन बात, तीनों में एग्री। लेकिन क्या एक सीए को सिर्फ अश्योरेंस के लिए बुलाया जाता है, या अपार्ट फ्रॉम अश्योरेंस उससे और भी सर्विसेज ली जा सकती है? एक सर्विस मैंने बोर्ड पे लिखी थी, क्या अकाउंट्स बनाने के लिए सीए को हायर किया जा सकता है? आप हमारी अकाउंटिंग कर दो। अगर सीए को अश्योरेंस के लिए बुलाना है तो या तो ऑडिट करवाएंगे, या तो रिव्यू करवाएंगे, या तो अदर अश्योरेंस लेंगे, ऐसे SRE और। लेकिन मेरी बात सोच के बताओ, अगर एक सीए को बोला जा रहा है भाई इधर आओ, कह रहा है बोलो सर आप हमारे लिए, सर बोलो बोलो सर एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बना दीजिए। सीए बोला मैं कोई IT एक्सपर्ट थोड़ी ना हूं। नहीं सर, इंजीनियर आपके साथ बैठ जाएगा, अकाउंट्स में फ्रॉड कैसे हो सकते हैं ये तो आपको पता ना, आप उसे बताते रहना, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखता जाएगा। अब हमें डिजाइनिंग के लिए बुलाया जा रहा है। आपने 144 नंबर सेक्शन पढ़ा लॉ में, वहां पे वर्ड है डिजाइनिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो IT वाला लिख रहा है, साथ कौन बैठा है? सीए साहब आप सलाह दो कि सेल्स कैसे होनी चाहिए, सेल्स का सॉफ्टवेयर में क्या क्या होना चाहिए, परचेस के सॉफ्टवेयर में क्या क्या होना चाहिए। या सीए को हायर किया जा रहा है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम डिजाइन करने के लिए, मेरा डॉट। सीए को हायर किया जा रहा है बुक कीपिंग अकाउंटिंग के लिए, याद है 144, मेरा डॉट। सीए को हायर किया जा रहा है एक्चुरियल सर्विसेज के लिए। अगर सीए को किसी अदर सर्विसेज के लिए हायर किया जा रहा है, अदर मतलब अदर देन अश्योरेंस, ऐसे के लिए बने हैं SRS, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। देखो कहीं पे भी अश्योरेंस वर्ड नहीं आ रहा, स्टैंडर्ड्स ऑन व्हाट इज रिलेटेड सर्विसेज अदर देन अश्योरेंस। और भी कुछ सर्विसेज है जो ऑडिटर दे सकता है, और जब कोई अदर सर्विसेज के लिए ऑडिटर को बुलाएंगे तो वो कौन सा स्टैंडर्ड्स यूज करेगा? SRS। ये देखो अपने पास SRS है, दो SRS है। पहले मैं 4410 दिखाता हूं आपको, 4410। ये किस कब लगाना है? जब आपको किसके लिए बुलाया जा रहा है? व्हाट इज कंपाइलेशन बेटा? कंपाइल कर दो, आके हमारी अकाउंटिंग कर दो। ऑडिटर को हायर किया जा रहा है क्या करवाने के लिए? अकाउंटिंग। आवाज नहीं आई क्या? बात क्लियर? ओके नेक्स्ट, एक ऑडिटर को बुलाया गया, क्लाइंट बोला ऑडिटर जी, ऑडिटर बोला बताइए सेल्स चेक करनी है। ऑडिटर कह रहा है चेक करना है। अब दिमाग में क्या घूम रहा है ऑडिटर के? चेक करना है, ऑडिट करना है, पूरा डिटेल में करूं, रिव्यू करना है, बताओ क्या करना है? क्लाइंट बोला ना ऑडिट ना रिव्यू। ऑडिट और रिव्यू में ऑडिट प्रोसीजर कौन डिसाइड करता है? मतलब स्टैंडर्ड में तो लिखे होते हैं, डिसाइड कौन करता है? ऑडिटर डिसाइड करते हैं। क्लाइंट बोला सेल्स चेक करनी है, प्रोसीजर हम बताएंगे क्या लगाने हैं। ऑडिटर बोला प्रोसीजर आप कैसे बताएंगे? प्रोसीजर तो मैं स्टैंडर्ड पढ़ के निकालूंगा क्या क्या प्रोसीजर लगाने, वो तो मैं डिसाइड करता हूं। बोले नहीं हम बताएंगे, आपको सेल्स चेक करनी है, ये स्टेप्स हैं, ये प्रोसीजर, आप ये वाले प्रोसीजर लगाएंगे। कहता है ये तो फिर आप अपने हिसाब से चेकिंग करवा रहे हो, इसमें ना ऑडिट होगा ना रिव्यू होगा, ये तो आप अपने हिसाब से चेकिंग करा रहे हो। अब ऐसे केसेस में अगेन आप क्या यूज करते हैं बताओ बेटा? SRS। नाम पढ़ो क्या है? SRS 4400। ये किसके लिए बेटा बताओ? एंगेजमेंट टू परफॉर्म एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। कोई बच्चा हेल्प करेगा? एग्रीड अपॉन मतलब जो मैनेजमेंट ने प्रोसीजर बोले और आप उसके ऊपर मैनेजमेंट से कमन फास्ट एग्री करके कि ठीक है ये प्रोसीजर लगा लेंगे। क्या इसे एश्योरेंस में डालें या रिलेटेड सर्विस में डाल दिया? एश्योरेंस का पार्ट नहीं हो सकता, ये किस में डाल दिया बेटा बताओ? रिलेटेड सर्विस में। क्या बात क्लियर? ये सब डिटेल में फाइनल में पढ़ने हैं, अभी तो सिर्फ इनके नाम याद करने हैं, डिटेल में ये सारे फाइनल में आएंगे। क्लियर? अब एक बार चारों रिपीट करो। ऑडिट करना है तो क्या करवाओ? रिव्यू के लिए, अश्योरेंस के लिए, अदर अश्योरेंस के लिए ऐसे ही, और अगर रिलेटेड सर्विस देनी है तो क्या बात क्लियर है? मिरर। अच्छा मैंने आपके साथ SRS SAE में 2 SAE है, मैंने ये शर्त बात नहीं बताई। SAE में पहले वाला नंबर क्या है? 3400। 3400 किस चीज पे है बताना जरा? एग्जामिनेशन ऑफ व्हाट वाज प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फ्यूचर के लिए SAE बना है। अब दूसरा किस चीज के लिए बना है? एक और SAE है 3420,
ये किसके लिए है जरा पढ़ना? टू रिपोर्ट ऑन कंपाइलेशन ऑफ प्रो फॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन अ प्रोस्पेक्टस। सब बच्चों ने लॉ पढ़ा है, कैन प्लीज टेल मी व्हाट वाज प्रोस्पेक्टस? Document inviting securities of the company. Agree? It is mainly a document inviting security. कंपनी ने एक प्रोस्पेक्टस बनाया, उसमें एक प्रो फॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डाली है। आई रिपीट, प्रो फॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बिल्कुल वही चीज फ्यूचर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सब बच्चे बताओ, प्रोस्पेक्टस में फ्यूचर इंफॉर्मेशन क्यों डालनी पड़ती है? सोच के बताओ। क्या इन्वेस्टर को फ्यूचर के बारे में बताया जाता है? आई रिपीट माय वर्ड्स, इन्वेस्टर को फ्यूचर के बारे में बताया जाता है कि फ्यूचर में हमारी ये परफॉर्मेंस होगी। अब मेरा क्वेश्चन है, प्रोस्पेक्टस में कंपनी ने फ्यूचर के बारे में लिखा है और ऑडिटर को कह रही है आइए ये फ्यूचर आप चेक कर दीजिए। जहां फ्यूचर चेक करने की बारी आएगी, कमन फास्ट SAE लगाएगा। तो अगर प्रोस्पेक्टस में कोई प्रो फॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड है और आपसे बोला जा रहा है इसकी कंपाइलेशन पे आप अपनी क्या दीजिए? रिपोर्ट। तो आपको कौन सी रिपोर्ट बनानी है, किसके हिसाब से बनानी है? 3420 नंबर SAE के अकॉर्डिंग। हमें डेप्थ में नहीं जाना है इनके, ये तो एग्जाम्पल्स है जो मैं समझा रहा हूं, आपको लर्न कर लेने हैं कि ये किस चीज के ऊपर हैं। अब लास्ट बात बोल के मैं वाइंड अप करूंगा। बताओ, ऑडिट करेंगे तो ऐसे, रिव्यू करेंगे तो, और अश्योरेंस के लिए, और अगर अश्योरेंस नहीं देनी ऐसा। लेकिन अब ये चारों करते समय, चार हो गए ना, ऑडिट, रिव्यू, अश्योरेंस और रिलेटेड सर्विस। क्या इन चारों में एक कॉमन बात? इन चारों में एक कॉमन बात, इन चारों में से कुछ भी करो, चाहे ऑडिट करो, चाहे रिव्यू करो, चाहे अश्योरेंस दो, चाहे रिलेटेड सर्विस दो, जो मर्जी करो चारों में से, क्या क्लाइंट को क्वालिटी देनी पड़ेगी? आई रिपीट माय वर्ड्स, चारों में से जो कुछ भी करोगे किसके हिसाब से करोगे? नहीं, क्या देनी पड़ेगी क्लाइंट को? क्वालिटी के लिए अलग स्टैंडर्ड बने, SQC। आई रिपीट, स्टैंडर्ड्स ऑन, ज्यादा नहीं है, बस एक ही है, SQC1। SQC1 कहता है चाहे ऑडिट करो, चाहे रिव्यू करो, चाहे अदर एश्योरेंस दो, चाहे रिलेटेड सर्विस दो, आपको क्लाइंट को चारों चीजें देते समय क्वालिटी देनी पड़ेगी। क्वालिटी से काम करना है। क्वालिटी क्या होती है? SQC है अपने कोर्स में, थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा। क्वालिटी कैसे आती है? अच्छा ऑफिस बनाने को क्वालिटी नहीं बोलते, अच्छा स्टाफ होना चाहिए। आप बताओ, चाहे ICA फर्म के पास ऑडिट आए, चाहे रिव्यू आए, चाहे अदर रिलेटेड सर्विसेज आए, कुछ भी आए, अगर मेरा ऑडिटर का स्टाफ ही बेकार है, करप्ट स्टाफ है ऑडिटर का, तो सर्विसेज अच्छी दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? मेरा ऑडिटर का स्टाफ अच्छा कॉम्पिटेंट होना चाहिए या ऑनेस्ट और सिंसियर होना चाहिए? कॉम्पिटेंट भी चाहिए, ऑनेस्ट एंड एक्सपर्टीज होनी चाहिए उसके पास। तो मेरा स्टाफ अच्छा होना चाहिए, तभी मैं अपने क्लाइंट को क्वालिटी सर्विस दे पाऊंगा। अब मेरा स्टाफ अच्छा होना चाहिए, ये सारी बातें हम स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल्स में पढ़ेंगे। क्या बात क्लियर? स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल किस पे एप्लीकेबल है? ऑडिटर्स पे या रिव्यूअर्स पे या अश्योरर्स पे या रिलेटेड सर्विस वालों पे? सबको ही क्वालिटी से काम करना पड़ेगा। अब एक बार सम अप करो तो कुल मिला के कितने तरह के स्टैंडर्ड्स हो गए? 5। क्वालिटी के लिए, ऑडिट के लिए, रिव्यू के लिए, अदर अश्योरेंस के लिए, और अगर फालतू सर्विसेज देनी है उल्टे से। क्या बात क्लियर? इन सब सर्विसेज में एक कॉमन बात क्या रखनी है? क्वालिटी देनी है, तो क्या रखना है? अब अगर पांचों को एक नाम से बोलना हो तो बोलते हैं एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। आई रिपीट, एंगेजमेंट। क्या ये सारे स्टैंडर्ड बने तो क्वालिटी पर्पस के लिए ही है? तो इन पांचों को अगर बुलाना हो तो क्या बुलाएंगे? एंगेजमेंट, एंगेजमेंट। सब बच्चे 1.17 पे आ जाए अब। यस, पहुंच गए 1.17। सब बच्चे हेडिंग पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स। द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स इशूड अंडर द अथॉरिटी ऑफ काउंसिल्स। एक मिनट मेरी ब्रेक मारना जरा, एक मिनट, एक मिनट। ICAI काउंसिल का क्या मतलब होता है? स्टैंडर्ड बनाता कौन है? एक मिनट। स्टैंडर्ड बनाने का काम है AASB का। ICAI में एक बोर्ड है जिसके नाम है AASB, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। आई रिपीट, ऑडिटिंग एंड स्टैंडर्ड ये लिखता है बैठ के।
जो ISA को कॉपी मार के चेंजेस करनी थी वो किसने करी है? AASB ने। क्या बात क्लियर है? जब स्टैंडर्ड लिख दिया जाता है उसके बाद अप्रूवल के लिए किसके पास आता है बताओ? काउंसिल में वो सीए बैठे हैं जो इलेक्टेड हैं। आपको पता है सीए के इलेक्शंस होते हैं, जो सीए किस में बैठे हैं? काउंसिल। काउंसिल मतलब जैसे पार्लियामेंट होता है ना, पार्लियामेंट में अप्रूव्ड होता है, ऐसे ही ICAI का अपना क्या लगता है बताओ? काउंसिल बैठता है, उसमें जो अप्रूव्ड मेंबर्स हैं, जो सिलेक्टेड मेंबर्स हैं वो बैठते हैं और वो लोग सारे मिलकर स्टैंडर्ड को क्या करते हैं? अप्रूव होता है स्टैंडर्ड काउंसिल से, तभी पब्लिक के लिए आता है। अगर काउंसिल रिजेक्ट कर दे कि स्टैंडर्ड नहीं लगाना तो नहीं लगेगा स्टैंडर्ड। तो ICAI में 2 मैंने नाम बताए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये लिखता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिखना किसका काम है? ASB, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है तो ASB ने लिखा है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है तो AASB ने लिखा है। क्या बात क्लियर है? ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। आपको मैंने एक काम दिया था कि टॉप फर्म्स का नाम लिखो, बोला था। अरे नाम भी बाहर से कॉपी किया हुआ है हमने, देखो ऑस्ट्रेलिया वालों का नाम कॉपी किया हुआ है। वाह, हम वैसे हैं बहुत ही इंटेलिजेंट। कहाँ गया यार? हाँ, ये रहा अपना वाला, देख रहे हैं आपको? ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड, इसके चेयरमैन डॉक्टर संजीव कुमार सिंघल हैं। ऑब्जेक्टिव है रिव्यू करना एग्जिस्टिंग और नए ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस को, एरिया ढूंढने जहाँ पे स्टैंडर्ड्स बनने चाहिए। बकवास कर रहे हैं, एरिया ढूंढना जहाँ स्टैंडर्ड बनना चाहिए। ये ढूंढते नहीं हैं, ये कॉपी करते हैं। इनको ये इतने क्रिएटिव नहीं है कि ये वो ढूंढते किस एरिया पे स्टैंडर्ड होना चाहिए। आपको पता है, ये तो शुक्र करो IFAC ने स्टैंडर्ड लिख दी है तो हमने कॉपी कर लिए। मैंने जब पढ़ाना शुरू किया था तो IFAC के स्टैंडर्ड नहीं थे, मतलब इंस्टीट्यूट ने जो स्टैंडर्ड पहले लिख रखे थे इतने घटिया क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स थे वो, मतलब एक एक क्लास में 6 स्टैंडर्ड में करा देता था, क्योंकि वो एक एक पेज का स्टैंडर्ड एक पेज का। आप मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? स्टैंडर्ड बहुत बड़ी चीज होता है, स्टैंडर्ड है 1 या 1.5 पेज पे निपटा रखा था। आप स्टैंडर्ड पढ़ना 100 पेज का स्टैंडर्ड है जो पढ़ेंगे हम लोग। एक एक स्टैंडर्ड यार स्टैंडर्ड है, आप क्या मजाक समझ रहे हो? वो इंडस्ट्रीज को ऑडिट करना है आपने, तो आपको स्टैंडर्ड की तो हर तरह की बात समझ आनी चाहिए। आप कहोगे सर पहले का टाइम ही अच्छा था, है ना? आपसे मुझे यही उम्मीद है, हाँ मेरा डाउट। लेकिन बच्चों मेरा तो काम है, ये देखो हेडिंग में, अब आप ये हेडिंग पढ़ पा रहे हो जो मैंने हाईलाइट करी है, एंगेजमेंट एंड, ये देखो बच्चे मैंने क्लिक किया, सबसे पहले देखो कौन सा दिख रहा है? SQC 1, एक ही है। क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड अभी तक एक ही बना है। हेडिंग पढ़े इसकी, क्वालिटी कंट्रोल्स फॉर दैट परफॉर्म हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड क्या चारों चीजों की बात कर दी इसने। उसके बाद देखो यहां से ऑडिटिंग स्टैंडर्ड शुरू होते हैं। 100 से क्यों शुरू हो रहा है, ध्यान से सुनना। 100 तक का नंबर किसके लिए रखा गया? 1 to 100 SQC के नंबर है। आज एक ही SQC बना है, SQC 1, कल को एक और SQC बनेगा, SQC 2, फिर कोई और SQC बना, SQC 3, यानी 1 से लेकर 99 तक किसकी सीरीज है? और 100 से सीरीज किसकी शुरू होती है? ऐसे की। 100 से 199 इंट्रोडक्टरी स्टैंडर्ड्स होंगे, अभी बने नहीं है इंट्रोडक्टरी। उसके बाद 200 से 299 जर्नल है। उसके बाद 300 से 499, 500 से 599, 600 से 699, 700 से 800 से 899। यहां पे क्या मैं बोल सकता हूं 810 अभी तक लास्ट क्या है? 810 अभी लास्ट क्या है बच्चों बताओ जरा? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। लेकिन 810 के बाद सीधा 2000 की सीरीज आ गई। इसका मतलब और अभी 2000 से पहले पहले अभी और बहुत सारे क्या आ सकते हैं? आप मेरी बात याद रखना, आज से 5-7 साल बाद जब आप खुद से ये बन जाओगे, देखना ये लिस्ट कितनी बड़ी हो चुकी होगी और भी स्टैंडर्ड्स इसमें ऐड हो गए होंगे। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद 2000 से सीरीज किसकी स्टार्ट हो जाती है? स्टैंडर्ड्स ऑन, क्या मैंने ये दोनों समझाए थे? 2400 2410। उसके बाद क्या आ जाते हैं? स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। क्या क्लियर है? मेरा 3400 याद है, मैंने अभी बताया था एग्जामिनेशन ऑफ, मैंने 3402 नहीं बताया, 3420 बताया था आपको, प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन याद है? ये वाला मैंने नहीं बताया 3402 क्या है। 4000 से 499 सीरीज किसकी है? स्टैंडर्ड्स ऑन, क्या मैंने दोनों बताए थे आपको? ये अभी तक सारे बने हैं स्टैंडर्ड्स।
इन सबको एक नाम से बुलाना हो तो क्या बुलाते हैं? स्टैंडर्ड्स ऑन। कुछ आया समझ? ये बड़ा बोरिंग हो जाता है ना, है ना? लेकिन है टेक्निकल भाई, पता होना चाहिए कौन सा क्या है। पता लगा ऑडिट की क्लास में बैठ के ऑडिट कर रहे हैं, रिव्यू के हिसाब से कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? अच्छा, आपको पता है इंटरनल ऑडिट कर रहे हो तो उसके लिए अलग है SIA, स्टैंडर्ड्स ऑन, वो अलग है। मतलब CA बनने के बाद आपको ये भी पढ़ने पड़ेंगे। हो सकता है आपको मेन ऑडिट की जगह इंटरनल ऑडिट के लिए बुलाया जाए। तो मजा नहीं आता सुन के? इतना कुछ है पढ़ने को, मजा आएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है सुनना कि कितने तरह के। अब इसमें से बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं जो मुझे नहीं पढ़ाने, बट मैंने पढ़ सारे रखे। कोई नया आता है मैं पढ़ लेता हूँ तुरंत के, देखो तो सही भाई क्या सोचा गवर्नमेंट ने। ऐसे कोई लॉ आया, अब बहुत सारे लॉज ऐसे हैं जो आपके कोर्स में नहीं है। मैं लॉ भी पढ़ाता हूँ, मैंने पढ़ लिया, मैंने कहा मुझे शौक है, मुझे देखना है लॉ में कि लॉ मेकर क्या लिख रहे हैं। यार अपने आप को हमेशा अपडेट रखना चाहिए। आपको समझ आ जाएगी ये बात, अभी नहीं, जब CA बन जाओगे ना तब समझ आएगा कि हमें अपडेट होना पड़ता है। चलो मेरा डाउट अभी देखिएगा, कैन वी प्रोसीड? आवाज नहीं आई। इन सबको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? सबसे पहले कौन से हैं ये, किस पे लगते हैं? ऑडिट ऑफ। रिव्यू वाले किस पे लगते हैं? रिव्यू ऑफ। अश्योरेंस ऐसे ही किस पे लगते हैं? ऑडिट और रिव्यू छोड़ दो, बाकी चीजों पे लगते हैं। एग्जांपल किस पे लगते हैं? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे। रिलेटेड सर्विस किस पे लगते हैं? मान लो आपको एग्रीड अपॉन प्रोसीजर के लिए बुलाया जा रहा है, याद है अभी मैंने एग्जांपल दिया था, या फिर आपको कंपाइलेशन के लिए बुलाया जा रहा है तो आप ये स्टैंडर्ड लगाते हैं। द पर्पस ऑफ इशू ऑफ दीज स्टैंडर्ड इज टू एस्टैब्लिश इन द एरियाज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट एंड। लो जी, सबसे पहले क्या आ गया? कॉमन फास्ट। ऐसे क्या है? कॉमन फास्ट। बेटा कुछ नहीं है, मेरा डाउट, मैंने जितना रीड कर दिया आज सफिशिएंट होगा। मैं नेक्स्ट क्लास में नहीं करूंगा रीड, मेरी तरफ से चैप्टर आज क्या मैंने आपको सिखा दिए ऐसे क्या होते हैं। उसके बाद ये एग्जांपल्स दे रखे हैं, ये ऐसेज हैं, मैंने सिखा दिया। रिव्यू क्या है, क्या मैंने दोनों एग्जांपल भी सिखा दिए कि ये कब लगाना है, ये कब लगाना है। अश्योरेंस के लिए क्या है बच्चों? रिलेटेड सर्विस के लिए क्या है बच्चों? और लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वालिटी के लिए SQC है। मेरे को तो ये वाली हेडिंग समझानी है आपको बस एक, कॉमन फास्ट। व्हाट इज ड्यूटीज इन रिलेशन टू। क्या हुआ? क्या मैंने जल्दी चैप्टर खत्म कर दिया? हजम सा नहीं हो रहा, 3 क्लासों में चैप्टर खत्म। 50 क्लासेस में ऑडिट खत्म। आई रिपीट 50 क्लासेस। मैंने 30 का बोला, ऑडिट है, अभी स्टैंडर्ड शुरू नहीं हुआ। स्टैंडर्ड शुरू होगा 3 क्लासेस में, तो स्टैंडर्ड ही खत्म नहीं कर पाऊंगा मैं। ये तो बिना स्टैंडर्ड के था तो चैप्टर खत्म हो गया। हाँ जी, यस। अच्छा जल्दी से एक बात बताओ, अब एक बात का जवाब नहीं दे रहे, मेरा डाउट यहां पे आगे ये चैप्टर खत्म होता है। मैं आपसे अभी मैं पढ़ रहा हूं ड्यूटीज इन रिलेशन टू एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड। मेरा डाउट है आप लोगों से, एक CA की क्या ड्यूटी है इन रिलेशन टू दी स्टैंडर्ड्स? क्या CA को सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पता होने चाहिए या करते समय फॉलो करने हैं? इट इज द ड्यूटी ऑफ अकाउंटेंट टू सी दैट स्टैंडर्ड्स आर इन एंगेजमेंट अंडरटेकन बाय ordinarily these are to be followed by a situation may arise when a specific procedure as required in a would be in a particular। हो सकता है स्टैंडर्ड में कोई लिखी बात आपके ऑडिट में सूट ना करे, हो सकता है ना। स्टैंडर्ड तो ओवरऑल लिखे जाते हैं, आप स्टैंडर्ड में कोई बात लिखी है जो आपके ऑडिट में इफेक्टिव नहीं है, नहीं लग रही। इन सच केस ही इज रिक्वायर्ड टू डॉक्यूमेंट हाउ। फिर आप कुछ ऑल्टरनेटिव सोचना कि कैसे, मान लो स्टैंडर्ड में जो लिखे वैसे काम नहीं हो पा रहा, तो फिर आप ऑल्टरनेटिव तरीके से काम करो। ये बात लिख देना। डॉक्यूमेंट का मतलब होता है लिख देना कि मैंने स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया, उसकी जगह ऑल्टरनेटिव मतलब अपने दिमाग से काम किए। हाँ जी, ऑल्सो द रीजन ऑफ डिपार्चर, क्यों नहीं स्टैंडर्ड फॉलो किया? क्योंकि सर वो लग नहीं रहा था। ये बात आपको लिखनी पड़ेगी कि स्टैंडर्ड में एक बात थी जो सूट नहीं कर रही थी, तो मैंने उसको इग्नोर मार दिया, उसकी जगह मैंने अपना दिमाग चलाया। ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। His report should draw attention to such departures। आपको ये बात अटेंड मतलब आपको ऐसे लिखने ताकि सबका अटेंशन जाए इस बात पे
कि जी मैंने स्टैंडर्ड नंबर, मान लो स्टैंडर्ड नंबर 560, स्टैंडर्ड नंबर 560 का 11th पैरा फॉलो नहीं किया क्योंकि ये प्रॉब्लम आई थी मेरे साथ. इट इज ऑल्सो टू बी नोटेड दैट मेयर डिस्क्लोजर इन द रिपोर्ट डज नॉट अब्सॉल्व. अब्सॉल्व का मतलब होता है खत्म करना. अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट फ्रॉम कंप्लाइंग विद, इस लाइन का मतलब है कि इसको मजाक मत समझ लेना कि चल स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करना तो ऐसा करूंगा, लिख दूंगा मैं फॉलो नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास ऑल्टरनेटिव था. ये बदतमीजी नहीं चलेगी. मजबूरी में ऐसा ये नहीं कि क्योंकि आपको अलाउ कर दिया कि आप डिस्क्लोज कर दो तो आप अब्सॉल्व हो गए. अब्सॉल्व मतलब रिलीव हो गए कि मैं तो अब स्टैंडर्ड कंप्लाई नहीं करता, मैं तो अपने हिसाब से चलूंगा, लिख दूंगा कंप्लाई नहीं हो पा रहे. ऐसा नहीं करना. ऐसा कभी मजबूरी में हो तो करना है. अगर कभी को स्टैंडर्ड फॉलो ना हो पाए तो दो बातें लिखनी है. स्टैंडर्ड फॉलो नहीं हो पाया, रीजन बताना है उसका, और उसकी जगह आपने क्या ऑल्टरनेटिव लगाया ये बताना है. क्या बात क्लियर है? आवाज नहीं आई? कितना टाइम लगेगा बच्चों इस चैप्टर को तैयार करने में? आवाज नहीं आई. 1 से 2 दिन? 1 से एक आज का दिन ले लो. आवाज नहीं आई. मैं आपको ये फील करा दूं कि चैप्टर खत्म हो गया है. मैं कल क्लास नहीं लूंगा. मेरी तरफ से कल देखो, मैंने प्लान बनाया हुआ था कि कल आपको ऑफ दूंगा ताकि आप घर पे चैप्टर 1 तैयार कर लो, और परसों चैप्टर 1 का मैं क्या ले लूं, टेस्ट. मैंने तो वो स्कूल की तरह सोचा हुआ था, चैप्टर खत्म छुट्टी कर दो. अब बच्चे को बोलो अपना. यार पता है वो चीज़ भी ठीक थी वैसे, है ना. तब हम पढ़ भी लेते थे. अब पता था ना कि टेस्ट होना है, पढ़ना पड़ेगा. अब जो कि ढीला पड़ गया सिचुएशन तो पढ़ना कुछ है ही नहीं. आप क्या चाहते हो, बिल्कुल जैसे ग्रुप 1 में रहे ढीले वैसे रहने दूं, या ग्रुप 2 में सख्ती रखें, स्ट्रिक्टनेस लाएं, चैप्टर वाइज टेस्ट लेते रहें, इसी बहाने पढ़ोगे? आवाज नहीं आई. एक बहुत बड़ी दिक्कत है ऑडिट के टेस्ट में. आप बताना सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं. एक बहुत बड़ी दिक्कत है ऑडिट के टेस्ट में. जैसे पिछले बैच के कुछ टपोरियों ने कर रखी थी. मैंने कहा टेस्ट है, कहते हैं हाँ ले लो कोई टेंशन नहीं है. मैंने कहा चैप्टर 1 का, कहते हैं हाँ लो ना, किसने मना किया है. मैं एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको. मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट आर एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स, व्हाट आर एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स. आसपास देखे, अच्छा ऐसे ही है, बस हेडिंग बता दो. SRE, SAE, SRS और SQC. अब वो लिख रहे हैं जो मैंने गलत नहीं लिख रहे, लेकिन वो लिख रहे हैं जो कहानियां क्लास में सुनी है. These are to be applied when we do audit. These are to be applied when we do review. These are to be applied when we do assurance. बात को समझ रहे हो? मैंने जो बात बोली थी एक ही इंग्लिश चल रही है बार बार. When we do other related service, like we have been called to do some procedures. वो बात तो वही लिख रहे जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं. We have been called to do some procedures or to make accounts. मतलब कहते सर आप ये, मैंने कहा मैं काट रहा हूं इसको. कहते काट क्यों रहे हो, आप गलत पढ़ाते हो क्या? आप काट क्यों रहे हो? मैंने कहा यार ये लैंग्वेज नहीं चलेगी. कहते फिर आप क्यों बोलते हो? मैंने कहा बेटा मैं समझाने के लिए तो बोलूंगा ना, मैं इंग्लिश थोड़ी ना बोलूंगा जो किताब में लिखी है, मैं तो उसको समझाने के लिए. कहते फिर हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं ना, आपको समझ आ रही है ना. यार ये नहीं कि क्लास में जो सुना उसको लिख देंगे, नहीं. लैंग्वेज का टेस्ट का मतलब मुझे लैंग्वेज चाहिए पेपर में. आपके ना जब लॉ के पेपर हो रहे थे ना ग्रुप 1 में, तो कुछ पेपर मुझे चेक करने को मिले थे. शुरू के कुछ पेपर आपके लॉ के मैंने चेक किए थे. 1-2 पेपर किए थे, ज़्यादा नहीं मिले मुझे चेक करने को. मैंने जब आपके लॉ के पेपर चेक किए थे ना, तो कुछ बच्चों के पेपर बहुत अच्छे थे. मतलब उन्होंने चैप्टर थे, शायद स्टार्टिंग के चैप्टर्स थे, वो जो अपना इनकॉर्पोरेशन का टेस्ट था शायद. तो बहुत अच्छा लिखा हुआ था. लैंग्वेज जो लॉ की थी ना वो लिखी थी. मतलब 60% बच्चों ने लैंग्वेज लॉ की लिखी थी. 30 to 40% बच्चे ऐसे थे जो अपनी लैंग्वेज बना रहे. मैं बड़ा खुश हुआ था पेपर चेक करके. मैंने वैभव सर को कमेंट भी किया था. मैं कहा यार बच्चे बहुत अच्छे हैं आपके, अपनी लैंग्वेज नहीं बना रहे, लॉ की लैंग्वेज लिख रहे. यही काम आपने ऑडिट में भी करना है. अपनी लैंग्वेज को कम रखो, किताब की लैंग्वेज को ज्यादा रखो. क्या बात क्लियर है? अब देखो मेरा सवाल,
ये देखो बेटा, हमने ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप किया। आप देखो, मैंने आपके सामने ऐसे का मॉड्यूल खोल दिया। आप कोई एक टॉपिक बोलो जो आज हमने रीड किया, मैं वही खोलता हूं। आज हमने क्या रीड किया था, कोई बताओगे? आप मेरी बुक में और इसमें फर्क देखो क्या है बस। जैसे ये बेनिफिट्स हैं, ये बेनिफिट्स ऐसे लिखे हैं यहाँ पे। मैंने क्या किया है, अगर आप देखो तो मैंने हर बेनिफिट के आगे एक हेडिंग लिख दी। हर बेनिफिट के आगे एक, जो रिवीजन के समय काम आएगी जब आपको लैंग्वेज याद नहीं होगी। अब देखो यहाँ पे इन्होंने सीधा एक पैराग्राफ बना दिया, हु अपॉइंट्स दी ऑडिटर, है ना। 4 पैराग्राफ में बात लिख दी। मैंने हेडिंग डाल दी कि कौन सा सीएजी का है, कौन सा शेयर होल्डर का है, कौन सा पार्टनर्स का है। क्लियर? टू होम रिपोर्ट इज सबमिटेड। ये पढ़ा था हमने आज, अश्योरेंस एंगेजमेंट पढ़ा था कि थर्ड पार्टी 3 पार्टी रिलेशन है। देख लो, लैंग्वेज सेम टू सेम है, आवाज नहीं। अन एंगेजमेंट पार्टनर इन्वॉल्व 3 पार्टीज, प्रैक्टिशनर होगा, प्रैक्टिशनर के अलावा रिस्पॉन्सिबल पार्टी होगी और यूजर्स होंगे, है ना। सब्जेक्ट मैटर है, क्राइटेरिया है, एविडेंस है, और लास्ट में ऑडिटर अपनी रिपोर्ट देगा। उसके बाद एक हेडिंग होगा, रिव्यू और ऑडिट में क्या डिफरेंस है। मैंने फिर पढ़ाया होगा, एक होता है रीजनेबल एश्योरेंस और एक होता है लिमिटेड। क्या टेबल दे रखा है आपको किताब में? क्या मैंने पढ़ाया प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? ये देखो प्रोस्पेक्टिव है ये। क्या मेरी लैंग्वेज सेम है, बस मेरे किताब और मॉड्यूल की प्रेजेंटेशन में डिफरेंस है। आई रिपीट, लैंग्वेज सेम है, मुझे लैंग्वेज यही चाहिए, बस मैंने थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में डिफरेंस किया। क्या बात क्लियर? चलो एक क्वेश्चन करोगे मेरे लिए? जो मैंने रीड करने को बोला घर पे रीड हो जाएगा वो? कौन सा बोला मैंने रीड करने को? क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स जो मैंने समझाए वो रीड हो जाएंगे। ऐसे एसआरएस ऐसे ही वो आप रीड करेंगे। ये क्वेश्चन करिए मेरे लिए एक। लो जी, लो जी, जरा टेस्टिंग करते हैं आपकी आराम से। रोहित गुरप्रीत अली, क्या आप पढ़ेंगे, खुद रीड करेंगे? आप रीड करो। ओके रागनी, हाँ जी, कैन वी प्रोसीड? थोड़ा सा बढ़ा दूं और हाँ जी, कैन वी प्रोसीड? ये ऐसी केस स्टडीज ऑडिट में 2 मिलेंगी आपको 20 नंबर में, 10-10 की ईच। 30 नंबर का एमसीक्यू है।
मेरा डाउट, क्वेश्चन 1, Gurpreet was of the view that financial statements are not a guarantee against probable wrongs in the financial matter. What kind of assurance does audit of financial statement provides? Reasonable, moderate है, low है, high है? Yes, it is reasonable assurance with a high level of assurance. क्या सबने ये बात सोच ली थी? Second part. Rohit added that auditor can force an employee of the company to provide him required information and documents. Can he do so? Yes. Yes, he can do. Express right. No, he can't do. He can only request for providing information, but he can't force them. No, he can't do so. He has a right. He has no right of seeking information. नहीं है, ये तो गलत है. C point सही है बच्चों. कौन सा सही है? मेरा डाउट, क्या लैंग्वेज पढ़ी थी हमने? ऐसी कुछ थी किताब में लैंग्वेज, या मैंने एग्जाम्पल शायद दिया था ऐसा कुछ? अली, अली कहता है कि ऑडिट में सब कुछ कवर होना चाहिए, मतलब ऑडिट में ऑल एस्पेक्ट्स कवर होनी चाहिए. ट्रांजैक्शन नहीं बोला, क्या बोला? ये ना मैंने एक टॉपिक छुड़वाया ना, स्कोप, टॉपिक छुड़वाया स्कोप, ये उसी का पार्ट है, उसी से उठाया गया. ये बात स्कोप में पढ़ोगे कि ऑडिट में ऑडिटर को सारी एस्पेक्ट्स कवर करनी है. ये मैंने थर्ड पॉइंट अभी छोड़ दिया. फोर्थ पॉइंट पे जाओ. पॉइंट नंबर 4 थर्ड अभी छोड़ दो, स्कोप पे था वो. ए एडवांटेज थोड़े ना होता है ए पॉइंट. बी सी डी तो एडवांटेज है ना ऑडिट के. ए पॉइंट दोस्तों, ऑडिटर फ्यूचर इवेंट, ऑडिट फ्यूचर इवेंट्स पे होती है. क्या ऑडिटर की बात पे लोग रिलाय करते हैं? रिलाय तो करते हैं, लेकिन वो फ्यूचर पे, वो तो पास्ट पे बेस्ड होती है. तो ये पॉइंट गलत है, ए पॉइंट गलत है ना. गुरुति 5th पॉइंट, नाम भी तो देखो कैसे कैसे रखे हुए हैं. ऑडिटर कोई एक्सपर्ट थोड़ी ना होता है डॉक्यूमेंट्स का. ये किताब की लैंग्वेज है. ऑडिटर डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए कोई, अगर उसको फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स दोगे तो वो क्या कर सकते हैं? वो कोई एक्सपर्ट थोड़ी ना जो पकड़ लेगा कि डॉक्यूमेंट्स नकली है. कौन सा पार्ट? लो जी, आपके सारे पार्ट ठीक है. आंसर क्या देख रहे हो? हाँ जी, क्या बात क्लियर? लेवल ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर 1 भी मैंने शेयर कर दिया आपके साथ. किस तरह का क्वेश्चन चैप्टर 1 में केस स्टडी बेस आ सकता है. अच्छा, मैनेजमेंट ने आपके साथ, आपको नोट्स यहीं तक मिले हैं? क्वेश्चन है चैप्टर 1 में, मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चन से देख लें एक बार फटाफट. ये तो एमसीक्यू हैं. एमसीक्यू के बाद पहले क्वेश्चन देख लो बच्चे. आओ, यही वाली है ना? चलो ये तो हो गई है ना. एक और है, क्या ये खुद घर जाके खुद ट्राई करेंगे? आंसर्स गिवन है, खुद से ट्राई करो. क्वेश्चन देखना, बड़े क्वेश्चन, अल्लाह क्वेश्चन है. अच्छा चलो, क्वेश्चन 1, आंसर पे नहीं ध्यान देना, क्वेश्चन पे पढ़ो. चूजिंग ऑफ एन अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी इन रिलेशन टू इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ. डू यू एग्री? ऑडिटर की क्या ड्यूटी है अकाउंटिंग पॉलिसी से रिलेटेड? अकाउंटिंग में कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी का एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन का मेथड. डेप्रिसिएशन का क्या मेथड रखना है? एसएलएम या डब्ल्यूडीबी? ये मैनेजमेंट का डिसीजन है, ऑडिटर का नहीं है. ऑडिटर का डिसीजन तो, ऑडिटर की ड्यूटी तो उसको चेक करना है कि पॉलिसी सही है या. तो मेरा डाउट, चूजिंग तो किसका काम है बेटा कि कौन सी पॉलिसी फॉलो करनी है? नेक्स्ट पढ़िए.
अश्योरेंस एंगेजमेंट्स आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ऑडिट अलोन। क्या अश्योरेंस में सिर्फ ऑडिट आता है या रिव्यू भी अश्योरेंस है? क्या अदर अश्योरेंस भी आती है ऐसे ही वाली? तो ऑडिट अलोन इज नॉट अश्योरेंस एंगेजमेंट, इसमें और भी कुछ आता है। क्या क्या आता है? रिव्यू भी आता है और अदर अश्योरेंस भी आती है। एन अश्योरेंस एंगेजमेंट इन्वॉल्व्स डिस्कस द मीनिंग ऑफ थ्री पार्टीज। तीन पार्टीज ऑडिट प्रैक्टिशनर है, रिस्पॉन्सिबल पार्टी है और यूजर्स है। Question 4, a chartered accountant is specifically asked to check accounts whether fraud exists. State with reason whether it is an example of reasonable assurance engagement. आपको बुलाया गया सिर्फ क्या चेक करने को? सिर्फ फ्रॉड ढूंढने को, और कुछ भी चेक करने को नहीं बोला गया, सिर्फ फ्रॉड ढूंढ के बताओ अकाउंट्स में। कि यहां तो एग्रीड अपॉन प्रोसीजर के लिए बुलाया गया कि सिर्फ ये करना है और कुछ नहीं करना। याद है? ये क्या ऑडिट है? जब आप तो यहां रीजनेबल एश्योरेंस दे पाएगा ऑडिटर। ये रीजनेबल एश्योरेंस नहीं है, ये तो एक तरह की क्या है बच्चों? इन्वेस्टिगेशन, कि सिर्फ फ्रॉड ढूंढ के बता हमारे को। ये ऑडिट नहीं है। क्वेश्चन 5, ऑडिट डज नॉट प्रोवाइड। क्यों नहीं? क्योंकि 5 लिमिटेशन है, उसमें से उन्होंने कौन सी लिमिटेशन पूछी है आपसे बताओ? हाउ नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर इटसेल्फ इज वन ऑफ द रीजन। कौन सी वाली लिमिटेशन पूछी? लिमिटेशन नंबर 2, नेचर ऑफ प्रोसीजर। यार प्रैक्टिकल लिमिटेशन एज वेल एज लीगल लिमिटेशन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बेटा रुक जा, 6 क्वेश्चन को अभी रुक जाना, क्योंकि ये इसका क्वेश्चन है। देख रहे हो ये वर्ड इंटरनल, मैंने ये वर्ड अभी नहीं पढ़ाया, आप इस पर निशान लगा लेना। क्वेश्चन 6 हमने नहीं किया। क्लियर? 7 अभी नहीं, क्योंकि स्कोप का क्वेश्चन है, स्कोप मैंने नहीं कराया, इस चैप्टर में नहीं कराऊंगा स्कोप। पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िएगा। आग लग गई है, ऑडिटर को बोला आप भी देख के आओ क्या हुआ है वहां पे। मेरा डाउट, भाई ऑडिट करने जा रहा है क्या? ये एक तरह की इन्वेस्टिगेशन करने जा रहा है। क्या बात क्लियर है? अब हंसे क्यों थे बच्चों? मैंने ऐसे बोला था। ओके, क्वेश्चन नंबर कौन सा आया? 9। लालजी भाई पढ़िएगा। लालजी भाई क्या कर रहे हैं? मैंने एक वर्ड हाईलाइट किया, वो देख लेना। लालजी भाई एब्सोल्युटली सैटिस्फाइड है कि ऑडिटर कह रहा है तो सब कुछ सही होगा, मेरा पैसा सेफ है। लालजी भाई एब्सोल्युटली मत सैटिस्फाई हो, रीजनेबली सैटिस्फाई रहो। क्लियर है? हाँ जी, क्वेश्चन 10 आप आराम से फिर पढ़ लेना घर जाके, एक बार मैं ओवरऑल फटाफट बता दूं ना। फर्स्ट क्वार्टर की चेकिंग करा रहा है। यार मेरे को ऐसा लग रहा है सेरे वही एग्जांपल है जो मैं जो एग्जांपल बना रहा था वही क्वेश्चन है। रिलायंस के पहले क्वार्टर का डेटा चेक करने को बोला जा रहा है और लेस चेकिंग बोल रहे हैं, लेस करना चेकिंग। ये तो रिव्यू है, SRE लगाएंगे यहाँ पे, याद है? यस। 11th नहीं, अभी एक्सटर्नल कंफर्मेशन 550 पे बेस्ड क्वेश्चन है, मॉड्यूल ने दे रखे, अभी नहीं। क्लियर है? तो भाइयों इसी के साथ क्या चैप्टर 1 कर दे खत्म। सिर्फ एक टॉपिक छोड़ा है, कौन सा? स्कोप। मेरा डाउट क्वेश्चन 7 बोर्ड पे बता दो। बिजनेस के लिए तो यार रिकॉर्ड्स और अकाउंट्स चाहिए ना। कौन सा पॉइंट आएगा? बी। बेटा क्वेश्चन 5 यार ये वर्ड गलत है इसमें, डी में ना। स्टैंडर्ड्स लीगल थोड़ी ना होते हैं, लीगल तो लॉ होता है।
मेरा डाउट, मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? बी पॉइंट। इसमें क्या वर्ड गलत लगा मुझे? लीगल तो लॉ होता है, स्टैंडर्ड्स लीगल थोड़ी ना है। फिर भी एक बार सजेस्टेड आंसर इसका नीचे देख लेना। अच्छा, और कौन सा? चलो फर्स्ट पढ़ दो। तो चलिए बेटा, क्या यहाँ पे वाइंड अप करें आज की क्लास को? मेरी तरफ से कल ऑफ दे दूं, लेकिन कल घर बैठ के सोना नहीं है। परसों टेस्ट होगा मेरी तरफ से, ऑफिशियल टेस्ट मैनेजमेंट ले लेगी जब लेना होगा। मैं भी तो क्लास टेस्ट ले लूं? आवाज नहीं आई? सर सबके पेपर चेक होंगे। ऑडिटर सबके पेपर चेक करेगा? ऑडिटर तो ऑडिट पूरा नहीं करता। क्या मैं भी सैम्पलिंग करूंगा? रैंडम सैम्पलिंग करूंगा, कोई 5 पेपर या 6 पेपर उठाऊंगा क्लास में, आपके सामने चेक करूंगा और आपको आपका ओपिनियन दे दूंगा। क्या बात क्लियर है? अब वो किसके पेपर होंगे ये मुझे भी देखो, मैं शक्ल देख के पेपर नहीं उठाऊंगा, एक बात मैं क्लियर बोल रहा हूं, मैं बायस हो सकता हूं। क्या बात क्लियर? ऑडिटर ऑडिट में सॉफ्टवेयर यूज करता है रैंडम नंबर जनरेटर। मैं भी क्लास में वही सॉफ्टवेयर यूज करूंगा, रैंडम नंबर जनरेटर। आपको एक रोल नंबर दे दूंगा 1 2 3 4 करके। हाँ, वो उस सॉफ्टवेयर में एक ऑप्शन होता है कितने रैंडम नंबर उठाने हैं। मैं आपसे पूछूंगा 5 पेपर उठा लूँ, आप कहोगे 5, मैं वहाँ 5 डाल दूंगा। देखना नंबर रैंडमली सॉफ्टवेयर निकाल के देगा। जैसे ऑडिट होता है वैसे ही क्लास में चलेंगे, कोई प्रॉब्लम? अब वो 5 पेपर किसके आते हैं भाई लोग? मुझे भी नहीं पता। ठीक है यार, जब मैनेजमेंट टेस्ट लेगी तो सबके पेपर चेक होंगे। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं क्लास में सबके पेपर चेक कर दूं, है ना? तो चलो आज के लिए वाइंड अप करते हैं। आपसे मुलाकात अब परसों, कल नहीं परसों होगी बेटा, फ्राइडे को मिलते हैं।